हमने अब आगे चलना है, इसमें जीन लिंकेज देखना है कि जीन लिंकेज क्या होता है। यहाँ से इसको हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखिए कि लिंकेज और लिंकेज ग्रुप्स क्या होते हैं। जीन लिंकेज में हमने क्या देखना है, लिंकेज एंड लिंकेज ग्रुप्स की बात की जाती है। तो इसमें स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनमें हेरिडिटी ट्रेड्स का जहां तक ताल्लुक है वो थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं। यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म आप ले लें, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें, इसमें जो ट्रेड्स होते हैं, ट्रेड्स से मुराद हेरिडिटी ट्रेड्स, हेरिडिटी कैरेक्टर्स, याद रखिएगा इनकी तादाद किसमें होती है, ये थाउजेंड्स में होती है। ठीक है, और ये कंट्रोल किसके जरिए होते हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय जीन्स। इनको जीन्स ही कंट्रोल कर रहे होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये चीज स्टडी की है कि जीन्स जो है दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जीन्स किस पे पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स। अब देखें ऑर्गेनिज्म जो है इनमें ट्रेड्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स जो है ये थाउजेंड्स की तादाद में है। ऑब्वियसली जीन्स की तादाद भी किस में होगी, थाउजेंड्स में होगी। और ये जीन्स किस पर पाए जाते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स। जहां तक क्रोमोसोम्स का ताल्लुक है, फिर हम क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें, क्रोमोसोम्स इनका जो तादाद है यानी इनका जो नंबर है, ये आपको पता हो कि ये क्या होता है, और ये लिमिटेड है, महदूद होती है तादाद। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर क्रोमोसोम पे बहुत से जीन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि मैनी जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम। सेम से मुराद एक ही क्रोमोसोम पर मैनी जीन्स लोकेटेड होते हैं। अब ये जितने भी जीन्स हैं जो कि सेम क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इन्हें आप क्या कहते हैं, ये लिंक्ड टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक्ड होते हैं। यानी ऑल द जीन्स located on the same chromosome, on the same chromosome, सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स पाए जाते हैं आर लिंक्ड, एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, लिंक टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ ये लिंक्ड होते हैं। और ये जो लिंक जीन्स होते हैं जो कि स्टे करते हैं टुगेदर और सेम क्रोमोसोम, ये इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि जो सेम लिंक, जितने भी जीन्स हैं जो कि सेम क्रोमोसोम ये लिंक है एक दूसरे के साथ, ये बेसिकली इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, ये एन ब्लॉक, एन ब्लॉक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। एन ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि ये ग्रुप की सूरत में होते हैं। यानी ये एन ब्लॉक का मतलब यहाँ पे क्या है, दे प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप ऑन सेम क्रोमोसोम। सेम क्रोमोसोम पर ये आपको मिलेंगे। तो ये जो ENBLOC ये वर्ड ख्याल कीजिएगा, ये अक्सर पूछा भी जाता है एमसीक्यूज में। आपको पता हो कि ये एन ब्लॉक ये ग्रुप को कहा जाता है, इस सूरत में ये प्रेजेंट होते हैं। इसे आप क्या कहोगे, यही क्या कहलाता है, लिंकेज कहलाता है। इसी को आप लिंकेज का नाम देते हैं। तो बेसिकली जीन लिंकेज जो है, जीन लिंकेज ये फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स, फिजिकल Excuse me, sir, पेज ऊपर करने प्लीज।
ऐसे कर सकते। फिजिकल रिलेशनशिप होता है किसके दरमियान? बिटवीन जीन्स, बिटवीन जीन्स के दरमियान जो फिजिकल रिलेशनशिप है इसे आप जीन लिंकेज का नाम देते हैं। या इस तरह से भी कह सकते हैं कि व्हेन मैनी genes are located on same chromosome are called linked genes. इनको आप linked genes का नाम देते हैं and the phenomena is called gene linkage का नाम दिया जाता है। phenomena क्या कहलाएगा? जीन लिंकेज कहलाएगा। इस तरह से भी हम बताते हैं। अब इसमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये लिंक जीन्स होते हैं, इन ब्लॉक की सूरत में पाए जाते हैं। इनको आप इन ब्लॉक को फिर एक और क्या नाम दोगे? इन ब्लॉक जो होते हैं इसे आप लिंकेज ग्रुप्स का नाम भी देते हैं। ये क्या कहलाते हैं? लिंकेज ग्रुप्स भी कहलाते हैं। ठीक है जी। इसमें आपको जो ये लिंकेज ग्रुप मिलेंगे ये जाहिर करते हैं कि जितने ग्रुप होंगे वो किस चीज को रिप्रेजेंट करेंगे? बेसिकली नंबर ऑफ होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को जाहिर करेंगे। ये जो ग्रुप्स होंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? दे विल रिप्रेजेंट होमोलोगस, ये जो होमोलोगस पेयर्स होते हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक्सक्यूज मी सर। जी सर कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं, उन्हें एंटर कर लो। तो होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को ये रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज? लिंकेज ग्रुप्स बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करें? होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पे आपके ह्यूमंस के बारे में पूछा जाता है कि ह्यूमंस में कितने लिंकेज ग्रुप्स होंगे? लिंकेज ग्रुप्स होंगे या होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम? होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम भी आपसे पूछा जाता है। अक्सर यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, वो समझता है कि 22 होमोलोगस क्रोमोसोम है और लास्ट पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम होता है। हालांकि जब होमोलोगस पेयर्स की बात की जाती है तो 23 पेयर्स होते हैं। याद रखिएगा वो क्या कहलाते हैं? होमोलोगस पेयर कहलाते हैं। तो लिहाजा लिंकेज ग्रुप भी कितने होंगे? लिंकेज ग्रुप्स वो भी 23 ही होंगे। तो ये ख्याल कीजिएगा इसका कि 23 पेयर्स ऑफ होमोलोगस पेयर्स, लिंकेज ग्रुप भी उसी हिसाब से कितने होते हैं? 23 लिंकेज ग्रुप्स इन केस ऑफ ह्यूमन बींग्स पाए जाते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे या फिर सेक्स क्रोमोसोम पे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप यहाँ पे हम एग्जांपल देते हैं किसकी? सेक्स क्रोमोसोम का रेफरेंस देते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स में आप देखिए कि इसमें आपको रेफरेंस किसका देना है? एक्स क्रोमोसोम का। एक्स क्रोमोसोम। अब एक्स क्रोमोसोम जो है इस पे डिफरेंट डिफेक्टिव जीन्स होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप गाउट्स का रेफरेंस देते हैं, ठीक है। इसी तरह से कलर ब्लाइंडनेस का, कलर ब्लाइंडनेस आ जाता है। इसी तरह से हीमोफीलिया आ जाता है। ये क्या है? डिफरेंट आपको डिसऑर्डर नजर आ रहे हैं। इनके जीन्स जो होते हैं दे आर लोकेटेड किस पर पाए जाते हैं? लिंकेज ग्रुप की सूरत में ऑन एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये बताया क्या होता है इसका? लिंकेज ग्रुप कहलाएगा। इसको आप लिंकेज ग्रुप का नाम दोगे। इसी तरह से अगर हम ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स की बात करें, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स,
तो यहाँ भी आपको रेफरेंस देना है क्रोमोसोम नंबर 11, क्रोमोसोम नंबर 11। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ख्याल कीजिएगा इस चीज का। ये बात ये जो डिसऑर्डर दिए हुए ना, इसको भी इनमें से कोई ऐसा डिसऑर्डर दिया जाता है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे ना हो, तो कॉम्बिनेशंस की सूरत में क्वेश्चन बनते होते हैं। ख्याल कीजिएगा, गाउट कलर ब्लाइंडनेस हीमोफीलिया ये करेक्ट ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें कोई एक चेंज करके बाकी 3 ऑप्शंस में डाल दिए जाए तो फिर इस तरह से एमसीक्यू बिल्टअप होते हैं। किस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं ये भी पूछा जाता है इस तरह से। ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स का भी आपको मालूम हो, क्रोमोसोम नंबर 11 की बात की जा रही है, खास तौर पर किस किस्म के ग्रुप के लिए। इसमें सिकल सेल एनीमिया आ जाता है। सिकल सेल एनीमिया का रेफरेंस आपको मिलेगा। लिकीमिया जिसको ब्लड कैंसर भी कहते हैं, और इसी तरह से एल्बानिज्म का पता होगा आपको क्या होता है ये। इसमें जो पिगमेंट्स नहीं होती हेयर्स में भी, स्किन में भी, और ये सारा आइज में भी, इसको हम क्या कहते हैं, एल्बिनो पर्सन्स कहलाते हैं, एल्बिनिज्म कहलाता है। तो इनके लिए जीन्स किस पे पाए जाते हैं, ग्रुप की सूरत में लिंकेज ग्रुप जो होगा ये आपको किस पे मिलेगा, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 11 पे मिलेगा। फिर उसके बाद इसमें ये जो बात पूछी जाती है कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज टू जीन लिंकेज, तो इसमें जो डिसएडवांटेज होता है ना, डिसएडवांटेज डिसएडवांटेजेस टू जीन लिंकेज, जहां तक इसमें डिसएडवांटेज का ताल्लुक है, तो लिंक जीन जो होते हैं, जिनका जीन लोकस या जीन लोकाई जो होते हैं बहुत ही करीब हो एक दूसरे के बहुत करीब हो, तो ये फिर जो खास तौर पर मेंडल का लॉ है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसको क्या करते हैं, ये फॉलो नहीं करते। यानी आप ये कह सकते हो कि जो लिंक जीन्स जो लिंक जीन्स होते हैं, लिंक जीन्स जिनका जो लोकाय है, जीन लोकस होते हैं, ये क्या होते हैं, क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब हो, तो ये फिर क्या करते हैं कि ये डू नॉट फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को ये फिर फॉलो नहीं करते। अब लिंक चीज क्लोज टुगेदर का वर्ड इस्तेमाल किया ना हमने, क्लोज टू ईच अदर। अब क्लोज टू ईच अदर दो कंडीशन बन जाती है, अगर हम इसको मजीद एलेबरेट करें ना, वजाहत करें इसकी, तो ये याद रखिएगा, इसको फिर अब दूसरा लफ्ज इसके लिए जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं, दैट इज आल्सो कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। यानी बहुत क्लोज टुगेदर हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, लफ्ज कंप्लीट लिंकेज कहलाता है, बहुत ही क्लोज टुगेदर होता है। इसके अलावा इसमें एक और चीज भी होती है जिसको आप क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज भी कहते हैं। इनकम्प्लीट लिंकेज, इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा कि जो लिंक जीन्स है, लिंक जीन्स whose loci are not close to each other, not close to each other, एक दूसरे के करीब न हो, तो फिर क्या होगा, उस ग्रुप में आपने ये देखना होगा कि जो करीब नहीं है, तो फिर ये इनमें आपको मालूम है मियोसिस होती है, मियोसिस रिडक्शन डिवीजन जिसको कहते हैं, मियोसिस होती है इसमें।
इसमें मियोसिस जब होती है तो इसमें आपको पता है इसमें मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर भी होता है, क्रॉसिंग ओवर भी होता है जिसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है बिटवीन द मेंबर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है, इसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ जीन्स भी होता है। तो लिहाजा इनकम्प्लीट लिंकेज की सूरत में जब डिस्टेंस ज्यादा होगा जीन्स के दरमियान, जीन लोकाई दूर दूर होंगे, मिसाल के तौर पर ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, यहाँ पर एक जीन है, यहाँ पे दूसरा जीन है, तो इसमें डिस्टेंस ज्यादा है, तो लिहाजा इनके चांसेस होते हैं कि ये क्रॉसिंग ओवर के जरिए सेपरेट हो सकते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज का नाम दें। जबकि कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, ये क्रोमोसोम है और इसमें जो जीन लोकाई है वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब है, तो लिहाजा इनके सेपरेट होने के चांसेस कम होते हैं, इनके सेपरेट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो लिहाजा ये भी आपको क्लियर हो कि डिसएडवांटेज जो होता है किसका, जब क्लोज टू ईच अदर हो, ये पहला वर्ड की पॉइंट आपने ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। और दूसरा इसके लिए क्या वर्ड याद रखना, कंप्लीट लिंकेज, इसका मतलब क्या होगा, कंप्लीट लिंकेज। उस सूरत में डिसएडवांटेज ये होता है कि वो मेंडल के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को फॉलो नहीं करते हैं। मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या है, मेंडल के इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब मैंने पहले भी आप लोगों को जब डाई हाइब्रिड क्रॉस हम डिस्कस कर रहे थे तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज बताई थी कि इसमें जो मेंडल लकी था कि जीन्स जो थे लोकेटेड स्पेसिफिक क्रोमोसोम पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की बात करते हैं ना हम, तो डिपेंड करता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में एक क्रोमोसोम पे जीन्स की लोकेशन क्या है। जितने भी जीन्स जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं, अगर लिंक एक दूसरे के साथ हो तो उसको लिंकेज ग्रुप का नाम देते हैं, तो वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की सूरत में अलग नहीं होते एट द टाइम ऑफ गेमीट फॉर्मेशन। लिहाजा वो करेक्टर्स जो कि इंडिपेंडेंटली असॉर्ट आउट होते हैं उनका कहाँ पे मौजूद होना जरूरी होता है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पे होना जरूरी होता है। लिहाजा जो मेंडल ने 7 होमोलोगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम स्टडी किए थे किसके, पी प्लांट के, तो मेंडल लकी था कि उसको ये नहीं पता था कि क्रोमोसोम क्या होते हैं और जीन्स क्रोमोसोम पे कहाँ पाए जाते हैं। वो लकी था कि नेचर ने उसकी मदद की थी कि ट्रेड जो उसने स्टडी किए थे, 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड स्टडी किए थे पी प्लांट में, 7 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। तो सिचुएशन ये थी कि 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम यानी 7, यानी कि ये एक ट्रेड एक क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर पे था, 4 क्रोमोसोम्स पे ये 7 हेरिडिटरी ट्रेट्स पाए गए थे। ये भी आपने पॉइंट नोट करना है कि 7 कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ ट्रेट्स वर प्रेजेंट ऑन 4 होमोलोगस क्रोमोसोम्स। लिहाजा वो ट्रेट्स जो कि अलग अलग क्रोमोसोम पे है उनमें तो आपको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिल गया, मेंडल को इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मिल गया, लेकिन सेम क्रोमोसोम पे जो जीन्स थे ये उसके लिए उसको इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं मिला। तो ही वाज लकी कि उसने जो इस पे काम किया था डायहाइब्रिड क्रॉस के हिसाब से भी, तो 9331 की रेशियो उसको मिल गई थी, अदरवाइज 9331 की रेशियो उसको कभी भी ना मिलती। उसकी क्यों, वजह क्या थी कि अगर सेम क्रोमोसोम पे जीन्स होते उसे हम क्या कहते हैं, जीन लिंकेज, और वो भी अगर क्लोज टुगेदर होते यानी कंप्लीट लिंकेज होता तो फिर तो सवाल ही नहीं पैदा होता था कि वो उसको 9331 की रेशियो मिलती। ये बड़ा अहम पॉइंट है। और इनकम्प्लीट में चांस होता है कि क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा तो वो अलग हो जाएंगे क्रोमोसोम, यानी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट होगा तो न्यू कॉम्बिनेशन बन जाएगी, रिकॉम्बिनेंट टाइप बनेंगे। लेकिन अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्योंकि बाई चांस होता है, ये नहीं होता कि लाजमी हर होमोलोगस क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर हो, तो जहाँ पे नहीं होगी तो जाहिर है पेरेंटल कॉम्बिनेशन के साथ गैमीट्स के थ्रू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रेड्स जो है वो शिफ्ट होंगे। तो इस तरह से ये आपको क्लियर हो कि ये जो लिंक जीन्स किस तरह से अलग हो सकते हैं, ओनली बाय क्रॉसिंग ओवर के जरिए ही अलग हो सकते हैं। वो भी किस पे डिपेंड करता है कि इनकम्प्लीट लिंकेज हो तब। अब इसमें सूरत हाल ये होती है कि जीन लिंकेज जो है ये मिनिमाइज कर देता है किस चीज को, चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन को, ये मिनिमाइज कर देता है किस चीज को, चांसेस ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो नतीजा क्या होता है कि जो
वैरायटीज होती है अमंग ऑफस्प्रिंग्स, वो क्या होती है, कम हो जाती है। मिनिमाइज क्या हो जाती है, वैरायटीज अमंग ऑफस्प्रिंग्स, ये भी क्या हो जाती है, ये कम हो जाती है, मिनिमाइज हो जाती है। ये भी इसका एक डिसएडवांटेज हम कह सकते हैं। तो मेंडल के बारे में अब आपको समझ में आ गया कि मेंडल वाज लकी कि उसको अलग अलग क्रोमोसोम्स पे, अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पे क्या थे, जीन्स मिले थे, तो लिहाजा इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो गया था और F2 में उसको 9331 की रेशो मिल गई थी। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, ये लिंकेज कहलाता है। तो हम ये भी आगे चलकर बताएंगे कि लिंक जीन्स कैन ओनली बी सेपरेटेड बाय क्रॉसिंग ओवर। लिंक्ड जीन्स कैन ओनली be separated by क्रॉसिंग ओवर। सिर्फ क्रॉसिंग ओवर के जरिए ही क्या होता है कि लिंक जीन्स जो है वो अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से इसको आप, फिर उसके अलावा इसमें एक और अहम चीज होती है कि किस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं जीन लिंकेज को। तो याद रखिएगा इसमें, तो फिर थोड़ा सा डिटेल आगे चली जाती है बात कि हमने फाइंड आउट करना हो कि वेदर जीन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम पे लिंक्ड है या फिर डिटेक्ट करना होता है इसके वो अलग अलग क्रोमोसोम पे। तो बकायदा इसके लिए भी क्या किया जाता है, टेस्ट क्रॉस किया जाता है। टेस्ट क्रॉस के जरिए आप फाइंड आउट करते हैं कि जीन्स लिंक्ड है या फिर लिंक्ड नहीं है। तो इसके लिए इस तरह से है कि टेस्ट क्रॉस जब हम करते हैं दो जीन्स पेयर्स के लिए, टू जीन्स पेयर्स के लिए करते हैं, तो आपको 4 फिनोटाइप कॉम्बिनेशन जो मिलती है ना, यानी टू जीन्स के लिए अगर आप करते हो ना, टू जीन्स के लिए टेस्ट क्रॉस करते हो, तो आपको 4 फिनोटाइप जो क्लासेस मिलती है उसकी अहम बात क्या होती है कि उसमें जो आपको रेशो मिलेगी वो क्या मिलती है, 1:1:1:1, यानी 1:1:1 की रेशो मिलती है। उसके जरिए फिर आपको पता चलता है कि ये इसमें जीन लिंकेज पाया जाता है। ठीक है जी। जो डेविएशन होती है रेशो से वो इंडिकेट करती है कि लिंकेज जो है अब क्या है कि अगर पेरेंटल है तो उसमें रिकॉम्बिनेंट होते हैं, इसमें ज्यादा रिकॉम्बिनेंट होंगे। लिंकेज उसको हम क्या कहेंगे, इनकम्प्लीट पार्शियल लिंकेज कहेंगे, और जिसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, दे आर कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। यानी अगर रिकॉम्बिनेंट टाइप आपको ज्यादा मिल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, इनकम्प्लीट लिंकेज होगी। और अगर पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको ज्यादा मिलेगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें कंप्लीट लिंकेज है, यानी क्लोज टुगेदर जीन्स होंगे, दे आर अनएबल टू सेपरेट, यही वजह होती है इसमें। बहरहाल ये इसमें एडिशनल पॉइंट आपने याद रखना है कि टेस्ट क्रॉस के जरिए अगर टू जीन्स को हम कंसीडर कर रहे हैं तो 4 फिनोटाइपिक क्लासेस जो बनती है उनमें रेशियो 1:1:1:1 की रेशियो मिलेगी आपको। बहरहाल अब उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है इसमें, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की बात करेंगे। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो क्रॉसिंग ओवर में स्टूडेंट देखें कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। सेगमेंट समझ, टुकड़े जो होते हैं क्रोमोसोम के, पीसीज जो होते हैं, सेगमेंट जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये एक्सचेंज होते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं किसके, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का मतलब क्या होता है, मिसाल के तौर पर ये हम इसमें एक क्रोमोसोम बना रहे हैं, एक क्रोमोसोम बनाया है, ये इसका होमोलोग बना रहे हैं, ये इसका होमोलोग बना दिया। ठीक है जी। ये 1 और ये 2 ये क्या है, सिस्टर क्रोमेटिड्स है,
और इस तरह 3 and 4 क्या है, ये भी सिस्टर क्रोमेटिड्स है। तो नॉन सिस्टर क्या होगा, नॉन सिस्टर में हम यहाँ पे लिखते हैं 1 3 1 4 2 3 2 4, ये सारे क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएंगे। ये हम क्या कहेंगे, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट जो हो सकता है, यानी होमोलोगस का ये मेंबर है, ये मेंबर है, ये इधर भी हो सकता है, ये इधर भी हो सकता है। ये इस तरह से कॉम्बिनेशन, ये जरूरी नहीं होता कि ये एक मेंबर लेफ्ट पे है तो ये राइट पे है, तो जरूरी नहीं है कि ये लेफ्ट पे ही हो, ये राइट पे भी हो सकता है, लेफ्ट पे भी हो सकता है। तो ये होमोलोगस पेयर्स होते हैं, इस तरह से पेयरिंग होती है इसकी। तो इस तरह नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हमेशा होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर्स जो होते हैं, पेयरिंग जो होती है इसकी, पेयरिंग पेयरिंग के बारे में आपको ये मालूम होनी चाहिए कि लेंथ वाइज होती है, लेंथ वाइज होती है, और साथ साथ ये भी पता हो पॉइंट टू पॉइंट एंड लोकस टू लोकस, पॉइंट टू पॉइंट एंड लोकस टू लोकस होती है। क्या मतलब होता है इसका, होमोलोगस क्रोमोसोम्स है ना, अब जो भी जीन है उसके एलील का जीन लोकस बिल्कुल क्या होता है, ये बिल्कुल एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट लोकस टू लोकस का मतलब बिल्कुल ये एग्जैक्टली एक दूसरे के लिए पैरेलल होंगे और एक दूसरे के बिल्कुल करीब होना पॉइंट टू पॉइंट, और इसी तरह से जीन लोकस बिल्कुल आमने सामने होगा। लोकस टू लोकस का मतलब ये बिल्कुल पैरेलल होगा। ये नहीं होगा कि ये एक क्रोमोसोम है और दूसरा क्रोमोसोम ये इधर चला गया है तो यहाँ पे कहीं एक्सचेंज ऑफ जीन सेगमेंट्स हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लोकस टू लोकस होगा। अब उस सूरत में इसमें क्या होगा कि ये पेयरिंग होती है इसकी, उसके बाद जाकर क्या होगा कि इसमें एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स पॉसिबल होगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो, पॉइंट टू पॉइंट लोकस टू लोकस ये क्रॉसिंग ओवर के लिए जरूरी होता है। अब याद रखिएगा कि ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये 4 स्ट्रैंड स्टेज पर होता है। यानी क्रॉसिंग ओवर जो है ये 4 स्ट्रैंड स्टेज पे होगा। 4 स्ट्रैंड स्टेज बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनके दरमियान होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होगा। और ये जरूरी नहीं होता कि अलोंग क्रोमोसोम, ये आपके सामने ये क्रोमोसोम है, एक ही जगह पे क्रॉसिंग ओवर। तो याद रखिएगा, इट मे टेक प्लेस एट मोर देन वन प्लेस अलोंग अ क्रोमोसोम। यानी क्रॉसिंग ओवर जो है इट मे टेक प्लेस at more than one place, more than one place along a क्रोमोसोम। क्या मतलब होता है इसका कि जो एक क्रोमोसोम को आप स्टडी करते हो ना, यानी होमोलोगस क्रोमोसोम, मिसाल के तौर पर आप देखिए कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक क्रोमोसोम हमने इस तरह से बना लिया, ये दूसरा क्रोमोसोम होमोलोगस, ये देखें एक एक बन रहा है इसका क्या, क्यास्मा, फ्लोरल क्या होता है क्यास्मेटा, एक यहाँ पे इसका क्या बन रहा है, क्यास्मा। अब ये जरूरी नहीं होता कि ये एक या दो जगहों पे, दो से ज्यादा जगहों पे भी हो सकता है। जिसको आप एक हो तो उसे क्या कहते हैं, सिंगल क्रॉसिंग होगा। दो क्यास्मेटा बनेंगे तो क्या बोलोगे, डबल क्रॉसिंग हो। तीन हो तो ट्रिपल क्रॉसिंग ओवर, तो तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लिहाजा वो डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड अपॉन चांस। याद रखिएगा, मोर देन वन प्लेस, मोर देन वन प्लेस अलोंग दी क्रोमोसोम क्रॉसिंग ओवर हो सकती है। ये भी पॉइंट आपको क्लियर होना जरूरी है। तो इस तरह से ये भी क्लियर हो पॉइंट। अब एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट जो होते हैं, लॉजिकली हम इसको क्या कहते हैं कि बेसिकली क्या होता है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि इसमें बेसिकली एक्सचेंज ऑफ डीएनए है। एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट के और मतलब क्या होंगे, एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट का और मतलब आपके सामने क्या आएगा, इसका मतलब ये होता है और
एक्सचेंज ऑफ डीएनए, एक्सचेंज ऑफ डीएनए भी कह सकते हो, ठीक है। ये एक्सचेंज ऑफ डीएनए का मतलब पार्ट ऑफ डीएनए क्या होता है, जीन्स होते हैं, तो इसको आप कह सकते हो। और एक्सचेंज ऑफ जीन्स भी कह सकते हो, और इसको आप एक्सचेंज ऑफ एलील्स भी कह सकते हो। सो डोंट बी कंफ्यूज कि एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट का मतलब एक्सचेंज ऑफ ज़ाहिर डी क्रोमोसोम किससे बना, डीएनए से बना। एक्सचेंज ऑफ जीन्स भी हो सकता है, क्योंकि डीएनए का पार्ट क्या होता है, जीन्स होता है, तो जीन्स होगा, जीन नहीं होगा बल्कि जीन्स होगा। इस तरह से जीन्स के इंडिविजुअल मेंबर्स को आप क्या कहते हो, एलील कहते हो। इनका ये एक्सचेंज होता है। तो इस तरह से एक्सचेंज होता है। अब आप देखें कि नतीजा क्या होगा कि जब ये एक्सचेंज होता है तो उसके रिजल्ट के तौर पर आपको क्या मिलते हैं, रिकॉम्बिनेशन मिलती है, जिसके रिजल्ट के तौर पर आपको रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन, जीन्स के आपको रिकॉम्बिनेशन मिलेगी। अब इसमें इसको हम इस तरह से समझते हैं कि क्रॉसिंग ओवर होगी तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स विल बी फॉर्म, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो कितने किस्म के गेमीट्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं जीन ए एंड बी, ये एक ले लिया हमने। तो ये किस पे है, बेसिकली वन होमोलोग पे है, ऑन वन होमोलोग। होमोलोगस क्रोमोसोम का एक मेंबर क्या कहलाता है, होमोलोग कहलाता है। होमोलोग्यू नहीं पढ़ते इसको, होमोलोग कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से इसमें हम बताएंगे कि जो दूसरा होमोलोग है उस पे क्या है, जीन स्मॉल ए एंड ये स्मॉल बी हम इसमें शो कर रहे हैं। अदर ऑन अदर होमोलोग हमने शो किया। अब सूरत हाल इस तरह से है कि इसको हम थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं आपको, ताकि क्लियर हो जाए चीजें। यानी ये हमने मिसाल के तौर पर एक क्रोमोसोम शो किया, ये दूसरा क्रोमोसोम शो किया, ओके। अब सिचुएशन ये है कि इस पे यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कैपिटल ए, यहाँ पे शो कर रहे हैं क्या, ये कैपिटल बी। यहाँ पे हम शो कर रहे हैं स्मॉल ए, और यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं, स्मॉल बी शो कर रहे हैं, ओके। तो ये जीन्स हैं और ये उनके दोनों क्या एलील्स हैं, होमोलोगस मेंबर। सबसे पहले क्या होता है, इसमें आपको पता हो मेयोसिस में इंटरफेस के दौरान सबसे पहले डबलिंग होती है क्रोमोसोम्स की। तो जब डबलिंग होगी तो एक क्रोमेटिड से कितने क्रोमेटिड बन जाएंगे, दो क्रोमेटिड बन जाएंगे। यानी इस तरह से देखिएगा कि ये दो क्रोमेटिड, ये इसको हम इसको जोड़ दिया कैजमेटा, ये सॉरी इसका एक सेंट्रोमेयर है, ये इसका सेंट्रोमेयर हमने यहाँ पे शो किया, ये ए है, ये ए सॉरी इधर पे सेंट्रोमेयर नहीं आएगा, सिर्फ ये सेंट्रोमेयर हमने शो कर दिया। ये ए आ गया, यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, इसका बी आ गया। इसी तरह से ये इसका ए आ जाएगा, यहाँ पे इसका बी आ जाएगा। इसी तरह से ये होमोलोगस, ये एक मेंबर है, जब इसकी डबलिंग हो रही है, ये डबलिंग हो रही है, ये इसका सेंट्रोमेयर है। तो अब यहाँ पे इसमें एलील शो करेंगे, ये स्मॉल ए, यहाँ पे भी क्या आएगा, स्मॉल ए यहाँ पे आएगा, स्मॉल बी यहाँ भी क्या आएगा, स्मॉल बी आ जाएगा, ठीक है जी। अब हमने दो कंडीशन बतानी होती है। एक हम बताएंगे कि इफ नो क्रॉसिंग ओवर अकर, इफ नो क्रॉसिंग ओवर अकर, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो आप देखें ये जो क्या है, क्रोमेटिड्स है क्रोमोसोम के, एक एक क्रोमेटिड है, एक एक क्रोमेटिड है, इसका एक क्रोमेटिड है, दो क्रोमेटिड, तो गेमीट में एक क्रोमेटिड जाएगा ना, तो लिहाजा गेमीट बनेंगे। मिसाल के तौर पर ये इसका गेमीट बन रहा है, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं, ये इसका गेमीट बन रहा है, ठीक है जी। इसी तरह से ये इसका गेमीट बन रहा है, ये इसकी गेमीट में जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे भी क्या होगा, कैपिटल ए, और यहाँ पे कैपिटल बी। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। अब आप देखें ये जो गेमीट बन गए, ये क्या बन गया आपके पास, व्हाट आर दीज आर
गेमीट्स। आप देख सकते हैं टाइप्स अब कितनी बनी है। टाइप्स कौन सी बनी है आपके पास, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी दोनों में देख लीजिएगा, ये भी कैपिटल ए कैपिटल बी सेम है तो कॉमन ले लीजिएगा। टाइप आ गया, वन टाइप आ गया, और इसमें से भी ओनली वन टाइप ऑफ गेमीट विल बी फॉर्म, यानी टू, ये दोनों कॉम्बिनेशन कौन सी है गौर कीजिएगा। ये सेम वही पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, जैसे यहाँ हमने दिखा है ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये गेमीट्स में भी वही कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रही है। टाइप्स ऑफ गेमीट्स हम बता रहे हैं, तो ये में इसमें टाइप्स ऑफ गेमीट्स दोनों जो मिल रहे हैं, ये बेसिकली ये भी और ये दोनों गेमीट्स जो मिल रहे हैं कौन से हैं, ये आपको पेरेंटल टाइप मिल रहे हैं, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। इसको हम देख सकते हैं, कोई रिकॉम्बिनेंट नहीं बन रहा, रिकॉम्बिनेंट आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर हम क्रॉसिंग ओवर शो करें, ये हमने होमोलोगस क्रोमोसोम्स लिए थे इनको, अब हम क्रॉसिंग ओवर शो करेंगे। इफ नो क्रॉसिंग ओवर अकर, अब हम क्या बताएंगे, इफ क्रॉसिंग ओवर अकर, अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो मिसाल के तौर पर ये देखिएगा, ये क्रोमोसोम हम ले आते हैं, ये हमारे पास क्रोमोसोम है, इस तरह से शो करते हैं, इसका एक क्रोमेटिड आ गया, ये इसी तरह से ये इसका दूसरा क्रोमेटिड इस तरह से शो करते हैं। ये आपके सामने क्या आएगा, ये इसका सेंटीमीटर, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे कैपिटल ए है, यहाँ पे हम क्या शो करेंगे, यहाँ पे कैपिटल बी, यहाँ पे कैपिटल बी। अब दूसरा मेंबर हम इसके साथ यहीं पे ये दूसरा मेंबर ला रहे हैं, ये दूसरा मेंबर, यहाँ पे क्या है, स्मॉल ए है, यहाँ पे भी क्या है, स्मॉल ए, यहाँ पे स्मॉल ए, और यहाँ पे क्या है, स्मॉल बी है, यहाँ पे स्मॉल बी। तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा। जब एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा तो सिचुएशन क्या बिल्टअप होगी इसमें, जब सेंट्रोमियर ये क्या था, क्या फॉर्मेशन हुआ था, तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो रहा है। ये तो देख सकते हैं कि ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है, ये भी क्या आपको पेरेंटल कॉम्बिनेशन मिलेगी, यहाँ पे आपको गेमीट्स हम डायरेक्ट बना रहे हैं। ये देखिएगा, यहाँ पे कैपिटल ए, ये कैपिटल बी के वाला क्रोमेटेड आ गया, ठीक है जी। अब ये वाला जो क्रोमेटेड आएगा, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे क्या है, कैपिटल ए है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल बी आएगा, क्योंकि यहाँ से देखिए एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गया। फिर उसके बाद इधर आ जाए, यहाँ पे भी आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ए, ये वाला स्मॉल ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल बी। यहाँ भी क्या है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ क्या हुआ, सेगमेंट्स हुआ है। फिर ये लास्ट वन है, ये लास्ट वन आपके सामने जो आ रहा है, दिस वन, ये क्या होगा, स्मॉल ए, और ये क्या होगा आपका, स्मॉल बी, वही कॉम्बिनेशन आपको मिल जाएगा। तो अब ये देखिएगा, इसमें ए और बी, और इसमें ए और बी कौन सा है, ये बेसिकली कौन सा कॉम्बिनेशन आपको मिलता है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ये वाला पेरेंटल कॉम्बिनेशन था, ए बी और ये स्मॉल ए बी। तो ये आपको कौन सा मिल रहा है यहाँ पे, ये पेरेंटल, और ये वाला कौन सा मिल रहा है आपको, पेरेंटल मिल रहा है। और ये दोनों आपको कौन से मिलेंगे, इनके बारे में आपको पता हो, ये क्या कराएंगे, रिकॉम्बिनेंट्स, इनको आप रिकॉम्बिनेंट्स का नाम दो। तो लिहाजा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर फॉर्म्ड वेयर इफ क्रॉसिंग ओवर अकर, तो हम बताएंगे कि फोर टाइप्स ऑफ गेमीट्स आर फॉर्म्ड। और फिर मजीद इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, इसमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन कितने, 50% गेमीट कौन से हैं, तो ये पेरेंटल 50% गेमीट्स आपके पास कौन से हैं, वो रिकॉम्बिनेंट टाइप है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जब क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो 50% आपको कौन से मिलते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, और 50% रिकॉम्बिनेंट मिलते हैं। अब क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं हो रही, इफ नो क्रॉसिंग ओवर, तो आपको गेमीट जो मिल रहे हो 100% पेरेंटल टाइप मिलते हैं। दिस इज आल्सो पॉइंट टू बी नोटेड। अब उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि इसमें क्रॉस ओवर या रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, इसको आप क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी का नाम भी दिया जाता है।
तो बेसिकली ये है क्या, इसमें आपको पता हो कि इट इज द प्रोपोर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट टाइप्स, it is the proportion of recombinant types between two gene pairs as compared to sum of all combination, to sum of all combinations. It is the proportion of recombinant types between two gene pairs as compared to sum of all combinations. Recombinant types और all combinations में क्या होता है, बेसिकली प्रोपोर्शन होता है। यानी इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये किसकी इक्वल है, इज इक्वल टू recombinant types divided by sum of all combinations मल्टीप्लाई में क्या होगा 100, क्योंकि आपने इसको फ्रीक्वेंसी को किस में लेना होता है, परसेंटेज में लेना होता है। तो लिहाजा ये आपको रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिलता है। तो अब रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज जो है आपने किसके दरमियान बताना होता है, टू लिंक जीन्स के मुताबिक बताना होता है। इसको कैलकुलेट किया जा सकता है, किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी अहम पॉइंट है। बैक क्रॉस करके हेट्रोजाइगोट को टू होमोजाइगस डबल रिसेसिव के साथ। तो हम क्या कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज जो होती है बिटवीन टू लिंक जीन्स can be calculated इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं किसके जरिए, बाय बैक क्रॉसिंग, बैक क्रॉस के जरिए द हेट्रोजाइगोट टू अ homozygous double recessive। यानी recombination frequencies between two linked genes can be calculated by back crossing कर सकते हैं। बैक क्रॉस आपको पता हो कि F1 को आप किसके साथ क्रॉस करते हो, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। तो टू जीन्स होगा तो डबल रिसेसिव होगा, टू जीन्स होगी तो क्या होगा, ये डबल रिसेसिव कहलाएगा। तो इस तरह से आप इसकी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके तरीकाकार मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ किस तरीके से इसको आपने कैलकुलेट करना होता है। जैसे मिसाल के तौर पर हमने इसको अगले पेज में दिखाता हूँ। ये देखिए मिसाल के तौर पर आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव हमने यहाँ पे ये शो किया। व्हाट इज दिस होमोजाइगस रिसेसिव, स्मॉल ए, ये स्मॉल बी, और ये क्या है आपके पास, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। ये क्या आपके पास होमोजाइगस रिसेसिव है। और यहाँ पे आप हेट्रोजाइगस शो कर रहे हैं, ये आपके पास हेट्रोजाइगस है। ये आपके पास हेट्रोजाइगस
जाइगस। ओके, तब आप क्या करते हो, इनके गेमीट्स बनाते हो। गेमीट बनाने के लिए आपको पहले बताया गया था कि इसमें अगर हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर होगी तो जाहिर बात है रिकॉम्बिनेंट भी मिलेगी। इसमें क्रॉसिंग ओवर हो भी जाए तो फिर रिकॉम्बिनेंट तो नहीं बनेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं सेम टाइप ऑफ एलील दोनों क्रोमोसोम दोनों होमोलोग पे प्रेजेंट है। तो लिहाजा इसमें जो टाइप्स ऑफ गेमीट बनेंगे वो आप इसमें से एक कॉमन ले लो, एक ही बात है। ये भी और ये भी सेम होंगे, तो लिहाजा ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी आपके पास आ गया, गेमीट बन गया। ओके, अब यहाँ पे सूरत हाल है जो गेमीट्स की, तो अब दो तरह से आपको गेमीट्स मिलेंगी। पहली आपको क्या मिलेगी इसमें, पेरेंटल टाइप में पहले मैंने आपको बताया था इफ नो क्रॉसिंग ओवर अकर, अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती तो फिर जो आपको गेमीट मिलेगा, मिसाल के तौर पर ये हम इसका गेमीट शो कर रहे हैं पहला, ये पेरेंटल टाइप होगा, नो क्रॉसिंग ओवर, इसमें क्रॉसिंग ओवर हमें नजर नहीं आ रही इस वाले क्रोमेटेड में। ये आपको एक गेमीट मिल गया, ठीक है जी। ये तो हमने क्या शो किया था, ये तो डबल होमोजाइगस रिसेसिव का। फिर इसके बाद ये दूसरा गेमीट आपको मिल जाएगा, ये सेकंड गेमीट मिल गया आपको, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। अब ये दोनों गेमीट जो है आप गौर कीजिएगा, इनमें जो पोजीशन जीन्स की आप देख सकते हैं किस तरह की पेरेंटल टाइप है, तो लिहाजा आप इनको क्या कह सकते हो, इनको आप पेरेंटल टाइप कह सकते हो, ये पेरेंटल टाइप है। फिर उसके बाद अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्रॉसिंग ओवर होगी तो क्या सिचुएशन, किस तरह के गेमीट्स बनेंगे, ये देखिएगा। ये हमें गेमीट शो किया है इसमें, ये आप गौर कीजिएगा कि अब हमें क्या शो करेंगे, ये कैपिटल ए है, यहाँ पे क्या शो करेंगे स्मॉल बी। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, क्रॉसिंग ओवर, जिन क्रोमेटिड्स के दरमियान क्रॉसिंग ओवर हो रही तो न्यू कॉम्बिनेशन आपको मिलती है। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ सिचुएशन क्या होगी कि स्मॉल ए और यहाँ पे क्या आएगा कैपिटल बी, यानी एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गया ना, ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स हो गए, यहाँ पे हम शो कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होगा, ये आपको नजर आ रहा है। तो इसको आप क्या नाम दोगे, इन गेमीट्स को क्या नाम दोगे, इसमें ये क्या कहलाएंगे, इनको आप रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का नाम दोगे, ये आपको रिकॉम्बिनेंट्स कहलाएंगे, इनको आप रिकॉम्बिनेंट्स का नाम दोगे। अब हमने इस गेमीट को इन चारों से क्या करना है, इसको फर्टिलाइज करना है। तो आप देख सकते हैं कॉम्बिनेशंस कितनी बनेगी, 4 कॉम्बिनेशन बनी, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो एक कॉम्बिनेशन, इसको इसके साथ मिलाएंगे दूसरी कॉम्बिनेशन, इसके साथ मिलाएंगे तीसरी, इसके साथ मिलाएंगे तो चौथी कॉम्बिनेशन बनेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे शो कर देते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपके सामने एक चेकअप बोर्ड टाइप बना दिया, ये आपके सामने चेकअप बोर्ड किया। तो ये इसमें हम इसकी कॉम्बिनेशन पे दिखाएंगे। ये 4 गेमीट है, यहाँ पे हम लिख देते हैं इन गेमीट को। ये पहला वाला लेते हैं, दिस वन, यहाँ पे लिखेंगे ये कैपिटल ए और ये आएगा कैपिटल बी। फिर दूसरा उठाएंगे, कौन सा है, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी आ जाएगा। फिर ये तीसरा उठाएंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये आएगा स्मॉल ए और यहाँ पे कैपिटल बी। फिर हम इसको चौथे को उठाएंगे, यहाँ पे रखेंगे, ये आएगा आपके पास स्मॉल ए और यहाँ पे कैपिटल बी। किससे क्रॉस कर रहे हैं, ये वाला जो हमने बताया था, इससे आप इसको क्या करोगे, चारों को क्रॉस करोगे, ये आपके सामने इधर आ जाएगा, ये स्मॉल ए और ये दिस वन, ये ऊपर वाला ये जो बताया ना, ये वाला, इसको इधर ला रहे स्मॉल बी। अब देखिए हम इनको जब तो क्रॉस करेंगे तो आप देखें, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या कॉम्बिनेशन आपको देखिए मिल रहा है, कैपिटल ए कैपिटल बी, और ये इसके साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। और कर सकते हैं, कौन सी कॉम्बिनेशन नजर आ रही है आपको, कौन सी कॉम्बिनेशन नजर आ रही है, पेरेंटल कॉम्बिनेशन नजर आ रही है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहा है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट में आए, इसको इससे क्रॉस करेंगे, ये स्मॉल ए स्मॉल बी और ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी, ये भी आपको कौन सी कॉम्बिनेशन नजर आ रही है, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन नजर आ रही है यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये आपके पास क्या आ गए, पेरेंटल टाइप्स। इनको आप क्या कहोगे, ये दोनों क्या कहलाएंगे, इनको आप पेरेंटल टाइप का नाम दोगे। ठीक है, एज्यूम करेंगे इसकी हम क्या तादाद
इसको इससे क्रॉस करोगे तो आप देखो क्या बनता है, ये स्मॉल ए है आपके पास और ये क्या है, कैपिटल बी है, और इसके साथ ये आपके साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। तो ये देख सकते हैं ये क्या बनेगा, आपको रिकॉम्बिनेंट मिलेगा। फिर इसी तरह इसको इधर लाएंगे, ये स्मॉल ए और यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल बी। तो इसके साथ इसको इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। ये भी आपको दोनों क्या मिलेंगे, दोनों आपको क्या मिलेंगे, रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। इसको आप रिकॉम्बिनेंट टाइप्स का नाम दोगे, ठीक है जी। अगर हम कहते हैं कि इसकी वैल्यू, अगर हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू लिख देते हैं 40, इसकी यानी पेरेंटल टाइप की जो आप कह सकते हैं एक्सपेक्टेशन है 40, और इसको हम कहते हैं ये 10, और ये हम इसमें लिख देते हैं 10। तो आपके पास रिकॉम्बिनेंट टाइप कितना है, कैपिटल ए स्मॉल बी नहीं होगा? जी कैपिटल ए स्मॉल बी, किसमें बेटा, थर्ड वन। थर्ड वन में कैपिटल ए, ये कैपिटल बी आएगा ना ये वाला, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी आएगा ये वाला। कैपिटल ए स्मॉल बी नहीं होगा? नहीं बेटा, इसमें देखो ना, ये हमने कौन सी कॉम्बिनेशन उठाई है, ये वाली थर्ड वन है ना। हाँ, कैपिटल ए स्मॉल बी होगा, सही है। कैपिटल ए इसको क्या कहेंगे, स्मॉल बी। तो ये आएगा यहाँ पे कैपिटल ए और स्मॉल बी, ओके। रिकॉम्बिनेंट है ये दोनों, इसको हम 10 और 10 ले लें तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, 20, ठीक है। ये आपके पास आ गया रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। इसको 40 और 40 ले लें तो ये आपके पास पेरेंटल टाइप कितना आ गया आपके पास, ये 80 आ गया, ओके। अब देखें इसमें आपको वही रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी का फार्मूला लगाना है आपने ना। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में हमने क्या बताया था कि रिकॉम्बिनेंट टाइप्स आपके पास कितने, 20 है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन। सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन आपके पास क्या है, 40 प्लस 10 प्लस 10, ये आपके पास कितने आ जाते हैं, दैट इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 100, ओके। मल्टीप्लाई बाय क्या लेते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20%। तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी बनेगी आपकी, 20% बन जाएगी। तो इस तरह से रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अब इसमें जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी दो लिंक जीन्स के दरमियान ही हमने कैलकुलेट किया है कि इसमें एक अहम चीज और अहम चीज आती है जी, कौन रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी में भी हमने एक और चीज बतानी होती है, जीन मैप क्या होता है। जीन मैप के बारे में देखो तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जो होती है बेसिकली रिकॉम्बिनेंट, आरएफ से इसको हम एब्रिवेट कर रहे हैं। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली proportional to the distance between the link genes loci. लिंक जीन लोकाई यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके साथ है, इसका डिस्टेंस बिटवीन, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो रहा है। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी जब ज्यादा डिस्टेंस होगा बिटवीन टू जीन लोकाई। जितना डिस्टेंस दो जीन्स के दरमियान कम होगा उतना रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। ये अहम पॉइंट है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम इसके लिए बकायदा क्या करते हैं, मैप करते हैं या फिर प्लॉट करते हैं ऑन क्रोमोसोम, उसको हम जीन मैप का नाम दिया जाता है बकायदा। किस पे हम इसको मैप करेंगे, इसको प्लॉट किस पे करेंगे, क्रोमोसोम पे प्लॉट करते हैं। तो इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं, जीन मैप का नाम देते हैं, जिसका जीन मैप कहलाता है। तो इसमें आप देखें कि
जो जीन्स होते हैं इनको मैप किया जाता है क्रोमोसोम पे ऑन द बेसिस ऑफ द देयर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज के हिसाब से। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी अगर हम कहते हैं फॉर एग्जांपल, यानी ये आप क्या बता रहे हो कि जो जीन्स हैं ये कैन बी मैप्ड, इनको मैप किया जा सकता है, या आप कह सकते हो क्या कर सकते हैं हम इसको हम प्लॉट कर सकते हैं, प्लॉटेड किस पे, हमारा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम पे आप उसको, क्रोमोसोम पे आप उसको क्या करते हो, मैप करते हो, किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसीज की बेस पे। अगर हम कहते हैं से फॉर एग्जांपल इफ हम कहते हैं कि 1% of recombinant frequency is equal to 1 unit map, 1 unit map। तो फिर क्या होगा कि दो लिंक जीन्स होंगे, जैसे मिसाल ए और बी, हम कैपिटल ए और कैपिटल बी से उसको रिप्रेजेंट कर दें, तो क्या होगा कि अगर हम कह रहे हैं क्या 1% है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 यूनिट मैप, 1 यूनिट मैप डिस्टेंस के बराबर है, डिस्टेंस के बराबर है। तो जो 2 लिंक जीन्स होंगे, 2 लिंक्ड जीन्स, जैसे फॉर एग्जांपल कौन से ए एंड बी जीन्स है विद 20% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी, जब हमने निकाली थी, सर थोड़ा ऊपर करते हैं, सॉरी 20% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी जब हमने निकाली थी, 20% रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी क्या होगी, ये 20 यूनिट मैप्स, 20 यूनिट अपार्ट। यानी ये देखें कि मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्या है, ये हमने क्रोमोसोम शो किया है, ये क्रोमोसोम हमारे पास का एक क्रोमोसोम शो किया गया है, इसमें आप ये ए और ये क्या है, ये बी है, ठीक है जी। इनके दरमियान और दूसरा इसके से एलील है, यहाँ पे कौन सा होता है, इसमें स्मॉल ए स्मॉल बी होता है, स्मॉल ए और ये स्मॉल बी है, ठीक है। अब इसमें जो आपको मैप यूनिट के हिसाब से जो डिस्टेंस नजर आ रहा है वो कितना होता है, दैट इज 20। इनके दरमियान क्या है, डिस्टेंस है ए और बी के दरमियान, या ए और बी के दरमियान ये आपको डिस्टेंस मिलता है। तो इसमें आप देख सकते हैं ना कि अगर डिस्टेंस ज्यादा है दो जीन्स के दरमियान तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उसकी ज्यादा होगी, और डिस्टेंस कम होगा तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, उसकी कम होगी। तो हमने ये जो बात की है ना शुरू में, ये इससे आपको क्लियर हो जाता है कि रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन्स। ये डिपेंड करेगा, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है इसमें, अब मिसाल ये जीन है ए और यहाँ पे जीन है बी, तो ये ज्यादा क्लोज हो जाएंगे, इसके मिसाल इसके मुकाबले में हाफ हो जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी रिकॉम्बिनेंट 20 नहीं होगी बल्कि कितनी रह जाएगी, 20 मैप यूनिट रह जाएगी अपार्ट। तो लिहाजा इसमें ये और ज्यादा क्लोज हो जाएंगे तो इसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी कितनी होगी, दैट इज 10% रह जाएगी। तो 10% जब होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि रिकॉम्बिनेशन के चांसेस बढ़ रहे हैं। तो जितना जीन्स एक दूसरे के क्लोज आते जाते हैं, जितना जीन्स एक दूसरे के क्लोज आते जाएंगे उतना ही उनकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी कम होती चली जाएगी, और जितना जीन्स के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होगा, मैप यूनिट डिस्टेंस ज्यादा होगा, उतना ही उनके क्या होगा कि क्रॉसिंग ओवर के चांसेस भी ज्यादा होंगे, क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो लिहाजा रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन्स लोकाई। तो एडवांटेज क्या होता है क्रॉसिंग ओवर का,
एडवांटेज ये आपने पहले इसमें डिस्कस किया हुआ है, इसमें मियोसिस के टॉपिक में याद होगा आपको, सेल साइकिल में हमने इसको डिस्कस किया था। इससे क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से आपको ये भी पता हो कि इससे जेनेटिक वेरिएशन आती है अमंग द ऑफस्प्रिंग्स, जेनेटिक वेरिएशन आती है किसमें, अमंग द ऑफस्प्रिंग्स में जेनेटिक वेरिएशन इसकी वजह से आती है। और जेनेटिक वेरिएशन जो होता है ये जब ज्यादा हो तो उससे फिर वेरिएशन इन ट्रेड्स में आएगा, वेरिएशन इन ट्रेड्स, करेक्टर्स जो होंगे, हेरिडिटी ट्रेड चेंज होंगे। और वेरिएशन बेसिकली क्या प्रोवाइड करता है, वेरिएशन ये बेसिकली प्रोवाइड करेगा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल फॉर एवोल्यूशन। इस एवोल्यूशन के लिए आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा ताकि वो अडॉप्ट कर सके, क्या कर सके, ये अडॉप्ट कर सके किस चीज को, ये चेंजिंग इन्वायरमेंट को, चेंजिंग इन्वायरमेंट को। नेचुरल सिलेक्शन की बात आती है ना, डार्विन की थ्योरी फिर यहाँ पे आगे लिंक्ड हो जाती है ना। तो डार्विन ने भी तो यही बात की थी, वेरिएशन एग्जिस्ट अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ अ पॉपुलेशन, and these variations, if the variations are according to the environment, so they have greater chances of survival as compared to those in which the variations are not according to the environment. So ये इसकी मेन रीजन होती है। बहरहाल क्रॉसिंग ओवर आप देखिए नेचर की तरफ से है, ये वेरिएशन प्रोवाइड कर रही है और वेरिएशन के रिजल्ट के, तो ये वेरिएशन क्या है, रॉ मटेरियल का काम कर रही है फॉर एवोल्यूशन। तो बहरहाल ये क्रॉसिंग ओवर का आपको थोड़ी सी चीजें क्लियर हो, जो चीजें आपको बताई गई हैं उनको जरा ध्यान दीजिएगा। खासतौर पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का जो हवाला दिया गया है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के जो मेंबर्स हैं, किस तरह से क्रॉसिंग ओवर एक से ज्यादा जगहों पे भी हो सकती है, ये भी पॉइंट क्लियर हो। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट की जाती है, उसका फार्मूला क्या है, और उसमें ये किस तरीके से आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए कि मैप यूनिट इतना तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कैसे होगी, या रिकॉम्बिनेंट टाइप दिया जाए और कुछ पेरेंटल टाइप भी दिया जाए, सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस आप पहले चेक करोगे क्या बनती है और उसके हिसाब से उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। फिर इसके बाद इसमें अब आगे चले, नेक्स्ट अब आपने क्या देखना है, ये टॉपिक जो यूएचएस सिलेबस के मुताबिक जो टॉपिक आपका है वो दैट इज डायरेक्ट हम उस टॉपिक में आएंगे, सेक्स लिंकेज और सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। आपने देखना है विद रेफरेंस टू, दो रेफरेंसेस है इसमें आपको मिलते हैं, एक हीमोफीलिया का और दूसरा आपको कलर ब्लाइंडनेस का। तो हम इनको जरा डिटेल से देख लेते हैं कि क्या है। तो पहले तो सबसे पहले आपको ये पता हो कि सेक्स लिंकेज किसे कहते हैं। देखिए, genes which are located on sex chromosomes are called sex linked genes and the phenomena is called what, sex linkage। वो जीन जो कि सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उसे आप क्या कहते हैं, सेक्स लिंक जीन्स कहते हैं, और जो फिनोमिना क्या कहलाएगा, सेक्स लिंकेज कहलाता है। और इसी तरह से इसमें ये जो इसमें सेक्स लिंकेज के हवाले से जो डिसऑर्डर हमें स्टडी करनी है वो डिपेंड करता है कि हम किस डिसऑर्डर की बात करते हैं। इसमें सेक्स क्रोमोसोम में एक्स लिंक्ड भी होते हैं और वाई लिंक्ड भी होते हैं, एक्स लिंक भी होते हैं और इसमें वाई लिंक भी होते हैं। वो डिपेंड करता है कि एक्स लिंक डोमिनेंट है या एक्स लिंक रिसेसिव है, वो उसके हिसाब से हम उसको आगे लेकर चलते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये मालूम हो कि सेक्स लिंकेज में एक अहम चीज आप क्लियर हो कि यहाँ पर जो रेफरेंस आपको मिल रहा है वो किस चीज का मिल रहा है, दैट इज ऑन एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस का। अब एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस से मुराद क्या होता है, the genes located on X chromosome absent on Y chromosome, Y chromosome पे नहीं होते इसके जीन, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्स लिंक्ड का नाम देते हैं। और
तो ये एक्स लिंक बेसिकली एक्स क्रोमोसोम है क्या, सेक्स क्रोमोसोम, तो इसको सेक्स लिंक इनहेरिटेंस का नाम भी दिया जाता है। तो सेक्स लिंकेज, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, उसके रेफरेंस से क्या है, एक्स लिंक इनहेरिटेंस। एक्स लिंक में आपको बताया डोमिनेंट भी होता है और रिसेसिव भी होता है, तो यहाँ पे हमने जो फोकस करना है वो क्या है, जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट की बात की जाती है, ठीक है जी। तो इसमें आपने जो दो डिसऑर्डर हैं जो कि सिलेबस में आपके हैं उनको आपने डिस्कस करना है। सबसे पहले इसमें हमने किसकी बात करनी है, दैट इज हीमोफीलिया की। हीमोफीलिया, अब हीमोफीलिया किस किस्म का डिसऑर्डर होता है कि इसमें जो ब्लड है वो फेल्स टू क्लॉट, किसी इंजरी से कोई चोट लग जाए, जख्म हो जाए, वहां से ब्लड फ्लो करना शुरू करता है। वो डिपेंड करता है कि किस लेवल का हीमोफीलिया है, कि एक्सट्रीम केसेस में क्या होगा कि ब्लड फेल्स टू क्लॉट एंड इट मे रिजल्ट इवन डेथ ऑफ द पर्सन आल्सो। तो लिहाजा ये इस किस्म का बेसिकली डिसऑर्डर है। इसको हम किस रेफरेंस से स्टडी करते हैं, ये हम इसको हेरिडिटी डिसऑर्डर के तौर पर डिस्कस करते हैं, और ये बेसिकली किसकी एग्जांपल है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट की एग्जांपल है। तो अब इसमें देखिए कि सबसे पहले हीमोफीलिया कंडीशन क्या है कि ब्लड जो होता है इज स्लो टू क्लॉट और डज नॉट क्लॉट एट ऑल। अब इसकी वजूहात क्या होती है, रीजन क्या होती है, यानी ब्लड के बारे में आप क्या बता रहे हो। देखिए एमसीक्यूज जो बनते हैं ना, बहुत ही क्लोज उसमें वर्डिंग ली जाती है। देखिए क्या इसमें बता रहे हैं कि ब्लड जो होता है या तो क्या होगा, स्लो टू क्लॉट, और क्या होगा, डज नॉट क्लॉट, डज नॉट क्लॉट। तो ये भी चीजें एमसीक्यूज में पूछी जाती है। डज नॉट क्लॉट, स्लो टू क्लॉट, डज नॉट क्लॉट एज वेल एज, दो बोथ कंडीशन में भी पॉसिबल, और कोई और भी कंडीशन भी दी जा सकती है इसमें। तो इस डिजीज में अब इसकी कॉज क्या होती है, कॉज पहले बताएंगे, जनरल कॉज आपके सामने आएगी कि ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की बात की जाती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात की जाती है। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर जो होते हैं, इसमें तीन कंडीशन आपको पहले बतानी है कि या तो क्या होगा, नंबर वन इसमें आप क्या बताओगे कि रिडक्शन इन नॉर्मल फंक्शन, रिडक्शन इन नॉर्मल फंक्शन, पहली तो ये बनेगी। दूसरी रीजन आपने क्या इसमें बतानी होगी कि मॉल फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन ना क्या कहेंगे, मॉल फंक्शन आ जाएगा, ठीक है जी। या फिर क्या कहोगे, तीसरी कंडीशन क्या होगी इसके लिए, दैट इज कंप्लीट एब्सेंस, कंप्लीट एब्सेंस, किस चीज का, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर या तो उसकी रिडक्शन होगी नॉर्मल फंक्शन में, या फिर माल फंक्शन होगा, या फिर कंप्लीट एब्सेंस होगा। ये तीन वर्ड भी याद रखने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, इनमें से भी आपको घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। अब देखिए जेनेटिक कॉज के बारे में आएंगे। जेनेटिक कॉज, जेनेटिक कॉज हीमोफीलिया की क्या हो सकती है। बेसिकली आपको पहले बताया कि किस किस्म का डिसऑर्डर है, ये आपको पता है, रिसेसिव डिसऑर्डर, रिसेसिव डिसऑर्डर कहा जाता है। ये कब एक्सप्रेस होता है, जब इंडिविजुअल जो होता है उसमें कम से कम एक कॉपी जीन की जो होती है, खासतौर पे वन कॉपी ऑफ जीन जो कि नॉर्मल है और कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन नेसेसरी फॉर प्लॉटिंग, कि वो इंडिविजुअल जिसमें कम से कम एक कॉपी उस जीन की, नॉर्मल जीन जिसको हम कहते हैं, ना हो, जो कि प्रोटीन बनाता है, जो कि नेसेसरी होती है फॉर प्लॉटिंग,
अब इसमें सूरत हाल ये होती है कि ऑब्वियसली डिफेक्टिव जीन किस वजह से आता है, आपको ये भी पता हो, डिफेक्टिव जीन हमेशा म्यूटेशन की वजह से आता है। तो इंडिविजुअल होमोजाइगस होगा किसके लिए, म्यूटेंट एलील के लिए, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा। क्या चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, कि जो भी क्लॉटिंग फैक्टर है, क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, तो ब्लड जो है उसकी वजह से क्लॉट नहीं होगा। तो आपको ये भी पता हो कि नॉर्मल जीन इसके मुकाबले में, कि म्यूटेंट जीन के मुकाबले में जो नॉर्मल जीन यानी डिफेक्टिव जीन के मुकाबले में जो नॉर्मल जीन होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो लिहाजा हम बता रहे हैं कि होमोजाइगस और म्यूटेंट एलील अगर होगा तो वो फिर क्या नहीं प्रोड्यूस कर सकेगा, क्लॉटिंग प्रोटीन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, ब्लड क्लॉट उसका फिर नहीं होगा। तो अब इसमें जो क्रोमोसोम्स का जहां तक ताल्लुक है, आपको पता है ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स भी होते हैं, ऑटोसोमल क्रोमोसोम भी होते हैं, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम भी होते हैं। अब सूरत हाल ये होती है कि इसमें ऑटोसोमल क्रोमोसोम में तो आप कह सकते हो कि क्लॉटिंग फैक्टर बहुत ज्यादा तादाद है, वो आपके सिलेबस में इतनी ज्यादा नहीं दी हुई। डजन्स ऑफ प्रोटीन क्लॉटिंग, डजन ऑफ प्रोटीन क्लॉटिंग जीन्स उसमें पाए जाते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे। यानी इसमें आप कह सकते हो डजन्स ऑफ क्या पाए जाते हैं, ये प्रोटीन क्लॉटिंग जीन्स, डजन ऑफ प्रोटीन क्लॉटिंग जीन्स किस पे, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। जबकि दो ऐसे जीन हैं जो कि किस पे पाए जाते हैं, सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। टू आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोसोम्स। कौन से सेक्स क्रोमोसोम में भी, कौन सा, ये एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। ऑटोसोमल पर बड़ी तादाद है, लेकिन दो इसमें आपको किस में मिलेंगे, एक्स क्रोमोसोम में मिलते। तो इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर प्रोटीन क्लॉटिंग जीन्स होते हैं उसमें सूरत हाल ये होती है कि कोई भी मेल हो जो कि इनहेरिट करता है म्यूटेंट एलील, वो डेवलप करता है हीमोफीलिया। जबकि दूसरा सेक्स रेस में ये क्या होता है, इनएक्टिव वाई, क्योंकि वाई पे आपको पता है क्या होता है कि इसमें जीन्स होते ही नहीं, एलील होते ही नहीं, काउंटर पार्ट एलील होते ही नहीं, क्योंकि मेल में एक एक्स क्रोमोसोम है, उसमें एक भी डिफेक्टिव जीन होगा, एक भी डिफेक्टिव जीन होगा तो वो क्या होगा, सफर होगा। वजह क्या होता है, उसके काउंटर पार्ट एलील उसका है ही नहीं, वाई क्रोमोसोम की तो जीन्स मौजूद ही नहीं है। जबकि फीमेल के लिए हम आगे चलकर बताएंगे कि उसमें चांसेस कम होते हैं, उसकी रीजन क्या होती है, क्यों कम होती है। तो सब ये तो खैर हमें जनरली बताया कि ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे डजन्स ऑफ प्रोटीन जीन्स पाए जाते हैं, जबकि सेक्स क्रोमोसोम में जो हम नोन है वो हमारे पास क्या लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोसोम, कितनी तादाद है उसकी, 2 है। तो टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया की तरफ आए, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया टाइप्स, इसकी 3 टाइप्स जनरल आप स्टडी करते हो, 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में क्या आ जाती है, ए बी एंड सी, ये 3 टाइप्स आप इसकी स्टडी करते हो। अब इसमें जो खास तौर पे पहले अगर हम बात करें हीमोफीलिया ए एंड बी की, हीमोफीलिया ए एंड बी, उसके बाद सी की तरफ आते हैं, ए एंड बी की बात करें अगर हम, तो ये याद रखिएगा ये क्या कहलाते हैं कि ये नॉन एलिलिक रिसेसिव सेक्स लिंक्ड, रिसेसिव सेक्स लिंक्ड है। यानी ये जो टाइप्स है ये दोनों ए और बी दोनों के लिए हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, याद रखिएगा। हीमोफीलिया ए एंड बी, यानी ये जो टाइप्स हैं ये नॉन एलिलिक रिसेसिव। नॉन एलिलिक का क्या मतलब होता है कि इसमें जो डिफरेंट जीन्स होते हैं ऑन सेम क्रोमोसोम, लेकिन सेम करेक्टर पर असरअंदाज होते हैं। सेम करेक्टर क्या है, हीमोफीलिया, और डिफरेंट जीन्स हैं, 2 डिफरेंट जीन्स हैं और वो एक ही करेक्टर पर असरअंदाज हो,
इसे आप क्या कहोगे, नॉन एलिलिक का नाम देते हैं, ये नॉन एलिलिक कहलाते हैं। ये सेम क्रोमोसोम पर भी आमतौर पर भी हो सकते हैं, डिफरेंट क्रोमोसोम में भी हो सकते हैं, तो इसकी डिफरेंट कंडीशंस होती है नॉन एलिलिक की ना। ये आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, एपिस्टेसिस भी पढ़ा होगा। एपिस्टेसिस में क्या बताते हो, सेम क्रोमोसोम ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम और डिफरेंट जीन लोकाई। ये बेसिकली आप कह सकते हो कि ये क्या है कि बेसिकली दो जीन्स होते हैं, कैरीज होते हैं, वो सेम क्रोमोसोम पर मौजूद है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन एलिलिक है। ए के लिए अलग जीन है, बी के लिए अलग जीन है, उनके एलील भी अलग अलग है सेम क्रोमोसोम पे, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉन एलिलिक रिसेसिव टाइप्स कहलाती है। अब इसके बाद इसमें देखो कि जो इसमें खासतौर पर हीमोफीलिया ए की हम बात करेंगे तो 80% जो हीमोफिलिक सफर होते हैं वो किससे होते हैं, दैट इज हीमोफीलिया ए से सफर होते हैं। ठीक है जी, किसकी वजह से, यहाँ पे एक ये जो कीवर्ड्स मैं आपको बताऊंगा वो याद रखने। रीजन क्या होती है इसकी, एबनॉर्मेलिटी। एबनॉर्मेलिटी किस चीज की एबनॉर्मेलिटी, क्लॉटिंग फैक्टर इसमें आ जाता है। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा आएगा इसके लिए, दैट इज 9। क्लॉटिंग फैक्टर इसका कौन सा है, 9 की वजह से। सॉरी, क्लॉटिंग फैक्टर इसके लिए क्या होगा, 8। इसके लिए ये हीमोफीलिया ए के लिए रीजन क्या होती है, ये जो वर्ड आपने याद रखना, एबनॉर्मलिटी, और दूसरी ये परसेंटेज, और तीसरा क्या आएगा इसमें, प्लॉटिंग, ये प्लॉटिंग फैक्टर 8। ये आपके एमसीक्यूज में चीजें पूछी जाती हैं। अब देखिए इसमें जो दूसरा बताओगे कि जो 20% जो पीपल सफर होते हैं किससे, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया किससे, बी से। और इसमें जो कीवर्ड आपने याद रखना, डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस इन फैक्टर 9। ठीक है जी, ये हीमोफीलिया बी के लिए आ जाए। इसी तरह से ये दोनों के एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ये दोनों के एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और किसको इफेक्ट ज्यादा करेंगे, अफेक्ट मोर, किसको, मेन को, एज कंपेयर टू वुमेन, देन वुमेन के मुकाबले में। तो चांसेस जो होते हैं मैन के, आप इस तरह से भी कह सकते हैं, यानी मोर का तो लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी जगह और क्या लफ्ज इस्तेमाल होगा, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि चांसेस जो होते हैं किसके, दैट इज हीमोफीलिया ए एंड बी के, किस में, इन मैन, इन मैन। यहाँ पे मोर का मतलब क्या होगा, डबल, डबल, देन वुमेन। मैन में क्या होगा, डबल होगी इसकी चांसेस, किसके मुकाबले, वुमेन को। वुमेन किस सूरत में सफर करेगी, वुमेन, वुमेन जो है वो कब सफर करेगी, जब वो होमोजाइगस होगी फॉर रिसेसिव, होमोजाइगस। तो आप किसके लिए, दैट इज फॉर रिसेसिव एलील्स के लिए। लेकिन मैन के बारे में आपको पता हो कि इसमें एक ही रिसेसिव एलील हो, मैन में क्या होगा, जब सिर्फ वन, ओनली वन, इसमें क्या होगा, रिसेसिव एलील होगा एक्स क्रोमोसोम पे, क्योंकि वाई पे तो है ही नहीं, तो लिहाजा वो क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा किस चीज को, ट्रेट को, हीमोफीलिया को ये डिस्प्ले करेगा। तो इस तरह ये आपको क्लियर होना चाहिए इनके बारे में। जबकि हीमोफीलिया सी का भी हम साथ साथ बताते चले।
हीमोफिलिया सी के बारे में। इसमें देखिए हीमोफिलिया सी जो होते हैं ये आपको पहले बताया गया था, ये क्या है, ऑटोसोमल ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है जी। ट्रेट कहाँ पे एक्सेस की जी, ऑटोसोमल रिसेसिव। आप यहाँ पे भी की पॉइंट आपने याद रखना है, लेस देन 1%। अभी सिर्फ क्वेश्चन पूछा था लेस देन 1%, ओनली 1% भी लिखा जा सकता है और मोर देन 1% भी आ सकता है। सो यू मस्ट बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। ये लेस देन 1%, मोर देन 1%, 1% तो आपको पता हो, लेस देन 1%, ये हीमोफिलिक सफर फ्रॉम हीमोफिलिया सी की वजह से होता है। लेस देन 1% होते सफर होते हैं। किसकी वजह क्या होती है, रिडक्शन। कीवर्ड आपके पास क्या आया, रिडक्शन। रिडक्शन किस में, क्लॉटिंग फैक्टर इन क्लॉटिंग फैक्टर 11। तो अब आप देख सकते हैं कि हीमोफिलिया हमने मुख्तलिफ बताए हैं आपके सामने, कि ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा रिकॉल करूं ताकि आपको पता हो। ये देखिए हीमोफिलिया के बारे में बताया, 80% हीमोफिलिया ए, ये 80% आ गया, एबनॉर्मलिटी आ गया, फैक्टर आ गया। फिर उसके बाद हमने क्या बताया इसमें कि 20% इसका बताया हीमोफिलिया बी का। फिर ये कीवर्ड आपके पास है डिस्टर्बेंस, फैक्टर कौन सा है, 9। फिर हीमोफिलिया सी में आप देख सकते हैं लेस देन 1%। फिर रिडक्शन, प्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है, 11। तो ये स्टूडेंट्स आपको ये भी इन चीजों का भी खास ख्याल करना है। तो अब उसके बाद देखिए इसमें जो इसका जो खास तौर पे हम बात करते हैं इसका हीमोफीलिया का पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस की बात की जाएगी कि पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इसका किस तरह से होगा, किस चीज का, हीमोफीलिया का। तो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में आपको ये भी मालूम हो कि ये जिग जैग फैशन होता है इसका इनहेरिटेंस का। हीमोफीलिया हमेशा किस तरह से ये होगा इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये जिग जैग फैशन, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ये क्या होगा, जिग जैग फैशन। जिग जैग फैशन का मतलब क्या होता है कि ये होता है फ्रॉम मैटरनल ग्रैंडफादर, फ्रॉम मैटरनल मैटरनल ग्रैंडफादर, या आप इसको F1 कह लें, टू कैरियर डॉटर, ये आपको क्या आएगा, F2 टू ग्रैंडसन, टू ग्रैंडसन, ये आपको क्या आएगा, F2। यानी आप देख लीजिए ग्रैंडफादर से उसके ग्रैंडसन में जो जाएगा ना, मैटरनल ग्रैंडफादर से नाना से उसके पोते में जाएगा, किसमें, नवासे में जाएगा। तो वो किस तरह जाएगा, जिग जैग फैशन से मुराद क्या है कि पहले डॉटर में, फिर डॉटर से होकर किस में जाएगा, उसके ग्रैंड। डायरेक्ट कभी भी ये नहीं जा सकता, फादर से सन में नहीं जा सकता और सन से उसके डॉटर में जैसे। रीजन क्या है, क्योंकि एक्स लिंक्ड ट्रेट है। तो एक्स लिंक्ड ट्रेट हमेशा, जाहिर सी बात है कि कंट्रीब्यूशन जो होता है ना एक्स क्रोमोसोम का, वो फादर से सन को नहीं होता, बल्कि फादर से किसको होता है, डॉटर को होता है। तो डॉटर के थ्रू वो फिर उसके किस में जाएगा, ग्रैंड सन में जाएगा। इस तरह से इसकी कंटिन्यूटी होती है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसकी कंटिन्यूटी होती है। तो बाकायदा इसके लिए जो हम इसको स्टडी करते हैं लोगों में, इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, तो आपको पता हो कि ये ह्यूमन बीइंग में जाहिर बात है जो क्रॉस ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट तो हो नहीं सकते लाइफ स्पैन के हिसाब से। तो होता ये है कि इसमें
हमेशा पेडिग्री लिया जाता है, यानी शजरा नसब लिया जाता है और उसमें पूरा उसकी हिस्ट्री चेक की जाती है और उसमें देखा जाता है कि इसमें पैटर्न क्या है इसका इनहेरिटेंस का। तो ह्यूमन बीइंग में जब इसको स्टडी किया था रॉयल फैमिली जो ना इंग्लैंड की, वहाँ पे इसको मेनली पेडिग्री को स्टडी किया गया था डिटेल के साथ कि किस तरह से ये ये किस तरह डिफरेंट जनरेशन्स में ये डिजीज होती है वो आगे ट्रांसमिट होती है उसका। तो उसके लिए फिर मैं सिर्फ आपको जीनोटाइप के बारे में बता दूं, जैसे मिसाल के तौर पर हम कहते हैं नॉर्मल मैन। नॉर्मल मैन में आपको पता है एक एक्स और एक वाई क्रोमोसोम है। नॉर्मल जीन डोमिनेंट होता है, ये नॉर्मल जीन डोमिनेंट कैपिटल एच एक्स क्रोमोसोम पे, वाई पे तो है ही नहीं, तो लिहाजा ये नॉर्मल मैन का जीनोटाइप आएगा। इसी तरह से हीमोफिलिक हीमोफिलिक मैन, हीमोफिलिक मैन के लिए आप क्या बताओगे? रिसेसिव जीन और ये वाई। एक रिसेसिव जीन सफिशिएंट है एक्सप्रेस करने के लिए कि इसका काउंटर पार्ट एलील तो है ही नहीं, ये वजह होती है इसकी। इसी तरह से आप किसका बताते हो? नॉर्मल वुमेन का बताते हो। नॉर्मल वुमेन का क्या होगा? ये देखिए होमोजाइगस डोमिनेंट। इसी तरह से नॉर्मल बट कैरियर वुमेन, इसका आप क्या बताओगे? नॉर्मल इसलिए कि डोमिनेंट एलील मौजूद है, कैरियर इसके लिए कि इसमें ये रिसेसिव एलील भी मौजूद है। इसी तरह से जो हीमोफिलिक वुमेन होगी, हीमोफिलिक वुमेन, उसके लिए होमोजाइगस रिसेसिव होना जरूरी होता है। तो इस तरह ये आपको ये जीनोटाइप जब पता हो तो अब स्टूडेंट इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, कोई भी कॉम्बिनेशन की सूरत में आपसे पूछा जाएगा कि इसके नेक्स्ट जनरेशन में जो आपको प्रोबेबिलिटी मिल रही है, इसके जो चिल्ड्रन देखिए इसमें फिर आगे क्वेश्चन क्या होता है, चिल्ड्रन में क्या प्रोबेबिलिटी मिलती है नंबर वन, और फिर सन में क्या प्रोबेबिलिटी और डॉटर में क्या प्रोबेबिलिटी है। तो तीन तरह से ये चीज पूछी जाती है। एक चिल्ड्रन, चिल्ड्रन में तो सारे आ जाएंगे, डॉटर और सन दोनों आ जाएंगे। फिर बॉयज में सिर्फ पूछी जाती है, सॉरी सन में पूछी जाती है, और फिर डॉटर में। तो सन और डॉटर की आपको पता है 50-50 वैसी प्रोबेबिलिटी है किसके लिहाज से कि सेक्स डिटर्मिनेशन के लिहाज से, यानी 50% गेमीट मेल के पास कौन से होते हैं? एक्स क्रोमोसोम वाले, और 50% कौन से होते हैं? वाई क्रोमोसोम वाले होते हैं। जब सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ते हो तो आप क्या बताते हो कि उसमें 50-50 चांस होते हैं। व्हेनेवर मेल गेमीट हैविंग एक्स क्रोमोसोम fertilized with any female gamete will be a daughter. Whenever male gamete having Y chromosome fertilized with any female gamete result will be a what? Male. तो लिहाजा जो उसमें जेंडर के हिसाब से आप जाते हो सन और डॉटर, वो तो 50-50 होते हैं। लेकिन अगर आपसे सिर्फ डॉटर का पूछा जाता है तो डॉटर में आपने देखना होगा कि अगर डॉटर 50% है तो अगर आपसे डॉटर का पूछा जा रहा है तो इसका मतलब डॉटर को आप 100% लोगे। उसमें से डॉटर कितनी इफेक्टेड है वो आपने बताना होगा कि डॉटर 50% इफेक्टेड है, यानी दो है, एक नॉर्मल है और एक या कैरियर है, या फिर एक क्या है इसमें हीमोफिलिक है। तो अगर एक डॉटर नॉर्मल या कैरियर है और एक क्या है हीमोफिलिक है, तो उसमें आप कैसे बताओगे कि टोटल उसके ऑफस्प्रिंग तो वैर प्रोबेबिलिटी तो चार आपको नजर आएंगी ना, दो सन की और दो डॉटर की। तो डॉटर को आप 100% कंसीडर करने के बाद जो आपका आंसर क्या होगा उसमें 50%। जैसे इस तरह देखें, हम मिसाल देते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि यहाँ पे हम शो करते हैं अ नॉर्मल मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज हीमोफिलिक। हमने क्या कहा? अ नॉर्मल मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमेन whose father was hemophilic। अब क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ हीमोफीलिया। हीमोफीलिया, अब हीमोफीलिया के चांसेस किस में पूछे जाएंगे? नंबर वन, इन देयर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन सब सब बच्चों का पूछा जा रहा है।
नंबर 2 क्या पूछा जा सकता है, डॉटर के बारे में, ओनली डॉटर्स में। और नंबर 3 किसके बारे में पूछा जा सकता है, उसके ओनली सन के बारे में पूछा जा सकता है। ये डिपेंड। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया, नॉर्मल मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज हीमोफिलिक। नॉर्मल मैन आपके पास क्या आएगा, ये आपके पास नॉर्मल मैन आ गया। नॉर्मल वुमन तो है लेकिन उसका फादर क्या था, हीमोफिलिक था, तो शी विल बी नॉर्मल बट कैरियर, शी विल बी नॉर्मल बट कैरियर, क्योंकि उसके फादर से उसको क्या मिला है, ये उसको रिसेसिव एलील मिला है। तो नॉर्मल तो है लेकिन क्या है, कैरियर है। उसके फादर क्या था, हीमोफिलिक था, तो फादर से एक्स क्रोमोसोम हमेशा किस में आएगा, डॉटर में आएगा। तो अब इसके अब क्या बताते हो, सबसे पहले गेमीट्स बनाते हो इस तरह से। ये देखिए एक्स कैपिटल एच, ये वाई, ये आपके पास मेल गेमीट आ जाएंगे, और यहाँ पे आपके पास एक्स कैपिटल एच और एक्स स्मॉल एच, ये आपके पास कौन से आएंगे, फीमेल गेमीट्स आ जाएंगे। अब इसको आप क्रॉस करोगे, ये देखो इस तरह से, ये इसको इससे क्रॉस करोगे यू, तो आपके पास क्या आएगा, एक्स कैपिटल एच, एक्स कैपिटल एच। इसको आप इससे क्रॉस करोगे क्या आएगा, एक्स कैपिटल एच एक्स स्मॉल एच। इसको इससे क्रॉस करोगे एक्स कैपिटल एच एक्स सॉरी वाई, और फिर इसको इससे क्रॉस करोगे ये एक्स स्मॉल एच वाई। अब आप गौर करो कि इसमें जो चिल्ड्रन की बात की जाएगी तो कितने परसेंट चांसेस है चिल्ड्रन में ओवरऑल, ये देखिए क्या हीमोफिलिक के चांसेस कितने आएंगे, ये ये क्या होगा, नॉर्मल फीमेल, जिसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल फीमेल। ये क्या होगा, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। ये क्या होगा आपके पास, ये नॉर्मल मेल। और ये क्या होगा आपके पास, हीमोफिलिक मेल आएगा। तो बच्चों में हीमोफिलिक मेल कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। अब सन में आप देखिए, ये सन है, तो सन कितने होंगे, 50%। ये सन अमंग बेटों बेटों में कितने होंगे हीमोफिलिक, तो बताओगे बेटों में अगर ये 50% आ गया ना ये, तो बेटों में आपको बताओ 50% क्या होगा, हीमोफिलिक होगा। और चिल्ड्रन में कितना होगा, 25% होगा। और सन में कितना होगा, ये 50% होगा। इसी तरह से डॉटर सारी क्या होगी, नॉर्मल होगी। लेकिन अगर वो पूछता है कैरियर कितनी होगी और नॉर्मल, कैरियर बट नॉर्मल कितनी होगी और नॉर्मल कितनी होगी, तो ये भी इसमें फिर क्या आएगा, कैरियर बट नॉर्मल कितनी, आपके पास 50% डॉटर है और 50% आपके पास क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल डॉटर है। तो दो देख लिया, तीन तरह से क्वेश्चन क्या आया, पहला चिल्ड्रन, दूसरा डॉटर का सिर्फ पूछा जा सकता है, तीसरा सिर्फ सन का पूछा। स्टूडेंट गलती कहाँ पे करते हैं कि जब सन का पूछा जाता है तो ओवरऑल देख के जनाब 45% क्या आ गया, सन, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि सन में से पूछा हुआ है, डॉटर में से नहीं पूछा उसको। तो लिहाजा सन का पूछा जाए तो आपको पता हो कि इनमें से आपने देखना होगा कि कितने परसेंट आपको मिल रहा है वो डिफेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने मेंटली तौर पर तैयार रहना कि किस तरह से ये जितने भी आपको ये जीरो टाइप बताए गए हैं ना, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बना के आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बी केयरफुल अबाउट दिस आल्सो। तो ये इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जो है आपने देखा कि ये मैटरनल ग्रैंडफादर से डॉटर, और डॉटर कैरियर डॉटर से किस में जाएगा, इनटू द सन जाएगा। ये वही उसी की एग्जांपल है जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या देखना है, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में आते हैं। कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है, कलर ब्लाइंडनेस। अब कलर ब्लाइंडनेस बेसिकली किस किस्म का डिसऑर्डर है कि पर्सन जो होता है इसमें कैन नॉट डिस्टिंग्विश distinguish red from green. Person cannot distinguish red from green। ठीक है, क्यों, वजह क्या होती है, इसमें रेड और ग्रीन जो होते हैं सेंसिटिव कोन सेल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। इसमें रीजन क्या होती है, रेड एंड ग्रीन। रेड और ग्रीन जो होते हैं ये सेंसिटिव कोन सेल्स, कोन सेल्स, ये इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। कहाँ पे, इन दी रेटिना ऑफ आइस। ये भी देखिए क्वेश्चन है, रेटिना में होते हैं, कौन सेल कहाँ होते हैं, रेटिना में होते हैं, ये भी पूछा जाता है।
और क्योंकि रॉड सेल भी होते हैं ना, तो रॉड सेल का भी पूछा जा सकता है कि यार अपना कोन सेल की बात सर की पेज जाती है, कोन सेल्स की हमेशा बात की जाती है इसमें। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? रेटिना ऑफ द आई। तो पर्सन कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन फ्रॉम रेड, रेड और ग्रीन में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, तो लिहाजा इसमें वजह क्या होती है? रेड और ग्रीन सेंसिटिव कोन सेल या तो डिफेक्टिव होते हैं या फिर बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। डिफेक्टिव होने के लिए अलग टर्म इस्तेमाल होती है, वो भी हमने आगे चलकर बताना है। अब सबसे पहले इसकी जेनेटिक बेसिस देख लें। जेनेटिक बेसिस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब कोन सेल्स जो होते हैं रेड और ग्रीन या ब्लू, तीन स्पेसिफिक लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होती है, इनको हम क्या कहा जाते हैं? इसको उन प्रोटीन्स को हम क्या कहते हैं? ऑप्सिन प्रोटीन्स का नाम देते हैं। यानी कोन सेल्स जो होते हैं ना, कोन सेल्स किसके लिए? रेड के लिए भी, इसी तरह से ग्रीन के लिए भी, और इसी तरह से किसके लिए? ब्लू के लिए भी। इसमें क्या होता है कि लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होती है, लाइट एब्जॉर्बिंग प्रोटीन्स होती है, जिसको आप टेक्निकली क्या कहते हैं? ऑप्सिन्स का नाम दोगे। ये ऑप्सिन प्रोटीन्स होती है। ठीक है जी, ये इसका आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट कि कोन सेल्स में खासतौर पे तीन तरह के कोन सेल का रेफरेंस दिया गया। ये बेसिक थ्री कलर्स होते हैं इसमें हमारे। तो अब इसके लिए जो जीन्स है, खासतौर पे किसके लिए? ये रेड एंड ग्रीन ऑप्शन के लिए, जीन्स फॉर रेड एंड ग्रीन ऑप्शन के लिए, ये कहाँ पर होते हैं? एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, एक्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि जो ये दूसरी किसकी बात करेंगे? जो ब्लू ऑप्शन है, ब्लू सर प्लीज ऑप्शन, थोड़ा ऊपर कर दें। जी बेटा, जी बेटा, ब्लू ऑप्शन जो है ना, ब्लू ऑप्शन के जो जीन्स है दे आर प्रेजेंट, इसके जो जीन्स है प्रेजेंट ऑन ऑटोसोमल क्रोमोसोम नंबर 7। तो ये भी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, ये बड़ा अहम पॉइंट होता है जो बच्चे भूल जाते हैं, इसमें कभी मिक्सअप हो जाता है समटाइम। ऑटोसोमल किस पे? 7 पे होते हैं। तो ये हो गया इसमें इसका जेनेटिक बेसिस। अब आपने बताना होगा टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, कितनी इसकी टाइप्स होती है? टाइप्स, टाइप्स ऑफ कलर ब्लाइंडनेस। अब टाइप्स का जहां तक ताल्लुक है तो उसको टू बेसिक टाइप्स में आप डिवाइड करते हैं। पहले तो टू बेसिक टाइप, ये भी देखिए ये टाइप्स आपसे पूछा जा रहा है तो आप बता रहे टू बेसिक टाइप, हालांकि आगे जाके देखोगे तो उसकी फर्दर सब टाइप्स भी होती है। टू बेसिक टाइप्स, टू बेसिक टाइप्स कौन कौन सी है? नंबर 1 इसमें आपको पता हो डाइक्रोमेसी, और दूसरा इसमें रेफरेंस किसका देते हो आप? मोनोक्रोमेसी। बड़ा अहम क्वेश्चन एक चीज पूछा जाता है, ट्राइक्रोमेसी किस किस्म की कलर ब्लाइंडनेस होगी? याद रखना ट्राइक्रोमेसी कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। नॉर्मल कलर विजन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जो नॉर्मल कलर विजन होता है ना नॉर्मल पर्सन का, उसे हम क्या कहते हैं? ट्राइक्रोमेसी कहते हैं। ये ट्राइक्रोमेसी कहलाता है, नॉर्मल कलर विजन जो होता है। जो कलर ब्लाइंडनेस की जो टाइप्स है वो टू बेसिक टाइप्स है, डाइक्रोमेसी और मोनोक्रोमेसी। यानी ट्राइक्रोमेसी का मतलब ये होता है कि तीनों किस्म के इसमें क्या होते हैं? कौन सेल मौजूद होते हैं, ब्लू ऑप्शन के भी, रेड के भी और ग्रीन के, तीनों मौजूद होते हैं, तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल कलर विजन का नाम देते हैं। और यहाँ पे जो डाइक्रोमेसी पहले देख लें, नंबर 1 किसका बताओगे? ये आपने डाइक्रोमेसी का बताना। डाइक्रोमेसी, डाइक्रोमेसी जो होता है, डाइक्रोमेट पर्सन को बारे में बताएंगे, ये परसीव कर सकता है, सेंस कर सकता है दो प्राइमरी कलर्स को। ये क्या कर सकता है? डाइक्रोमेट जो होगा, डाइक्रोमेट कैन परसीव टू प्राइमरी कलर्स, टू प्राइमरी
colors but unable to perceive the one, किसको परसीव नहीं कर, उसको whose gene is mutated, whose gene is म्यूटेटेड, डिफेक्टिव जीन हो गया, हाँ म्यूटेटेड हो गया। तो इसको अब आप देखो डाइक्रोमेसी की फर्दर थ्री टाइप्स है। डाइक्रोमेसी जो है ना, इसकी फर्दर मजीद 3 टाइप्स है। तो 2 बेसिक टाइप आ गई ना, ये ख्याल करना। डाइक्रोमेसी मोनोक्रोमेसी के बेसिक टाइप्स है। अब डाइक्रोमेसी की मजीद कितनी फर्दर 3 टाइप्स है, ठीक है जी। कौन कौन सी है? नंबर 1 इसमें आप किसका बताते हो? ड्यूटेरियोनोपिया। ड्यूटेरियोनोपिया ये बेसिकली किसके लिए? बेसिकली ड्यूटेरियोनोपिया पर्सन ये ग्रीन कलर ब्लाइंड होता है, ये ग्रीन कलर ब्लाइंड होगा, ठीक है। 2 तो उसको नजर आते हैं, कौन कौन से नजर आएंगे आप ये भी पता होना चाहिए। ग्रीन के लिए तो कलर ब्लाइंड है ना, ग्रीन को तो डिटेक्ट नहीं कर सकता, तो किसको डिटेक्ट कर सकेगा? रेड और ब्लू को डिटेक्ट कर सकेगा। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है इसका ड्यूटेरियोनोपिया का, कि ड्यूटेरियोनोपिया पर्सन जो होगा उसमें कौन कौन से सेल प्रेजेंट होंगे, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है। एक तो पता हो कि ग्रीन कलर ब्लाइंड है, ऑब्वियसली ग्रीन की तो है ही नहीं उसमें, तो कौन से होंगे? ऑब्वियसली बाकी 2 होंगे। इसी तरह से दूसरा रेफरेंस आप किसका देते हो? दैट इज प्रोटेनोपिया। सर पेज ऊपर करते हैं प्लीज। सब बता प्रोटेनोपिया। अब प्रोटेनोपिया जो होता है पर्सन जो होता है, क्या होता है? रेड कलर ब्लाइंड होता है, रेड कलर ब्लाइंड। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या बनेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज रेड कलर ब्लाइंड। ये स्टेटमेंट आ गई, आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है, ये भी आपने क्या। फिर तीसरा रेफरेंस आपको किसका मिलेगा? ट्राइटेनोपिया। ट्राइटेनोपिया रहेगा। अब ट्राइटेनोपिया जो पर्सन कौन सा होगा? दैट इज ब्लू कलर ब्लाइंड। ब्लू कलर ब्लाइंड। इनडायरेक्ट चीजें देख लो, ग्रीन को ये नहीं देख सेंस कर सकता, परसीव नहीं कर सकता, तो किसको कर सकेगा? बाकी 2 को, यानी रेड और ब्लू को। ये रेड को क्या करेगा? कलर ब्लाइंड होगा, रेड को परसीव नहीं करेगा, तो इसका मतलब किसको करेगा? ब्लू को और ग्रीन को। और इसी तरह से ब्लू कलर ब्लाइंड जो होगा वो क्या होगा? जो ये ब्लू को तो सेंस नहीं कर सकेगा, लेकिन रेड और ग्रीन को सेंस कर सकेगा। तो अब इसमें कुछ एनोमलीज मिलती हैं आपको, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि डिटेक्ट करते हैं रेड एंड ग्रीन को। हम कह सकते हैं कि सम पीपल जो होते हैं कैन डिटेक्ट, ये डिटेक्ट कर सकते हैं किस चीज को? रेड को एंड ग्रीन को, बट अल्टर्ड परसेप्शंस। क्या होगा? अल्टर्ड परसेप्शंस, मुतबादिल। अल्टर्ड यानी अल्ट्रेशन होगी, इसमें मुतबादिल परसेप्शन होगी, इसको वो प्रॉपर जो कलर होंगे उस हिसाब से नहीं। खास तौर पर इसमें क्या होगा? उसको शेड्स की सूरत में, और रिलेटिव शेड्स कह सकते हैं, और रिलेटिव शेड्स की सूरत में। उसकी रीजन क्या होती है कि इसमें एबनॉर्मल या फिर पार्शियली फंक्शनल ऑप्शन होती है। इसमें ऑप्शन प्रोटीन होती है, लेकिन एबनॉर्मल या फिर आप कह सकते हो पार्शियल क्या होगी? फंक्शनिंग ऑप्शंस होगी। तो इसलिए ये अल्टर्ड परसेप्शन के साथ जो है वो डिटेक्ट करेंगे कलर्स को। इसके लिए 2 कैटेगरीज आपको मिलती हैं। पहली कैटेगरी आपको मिलेगी
डिटेरे नोबलस, और दूसरा कौन सा होगा, दैट इज प्रोटे नोबलस। अब ये जो है डिटेरे नोबलस किसके लिए होगा, ये किसके लिए होगा, ग्रीन के लिए होगा, ओके। और ये किसके लिए होगा, दैट इज फॉर रेड। यानी इनको ये शेड की मदद से रेड और ग्रीन को क्या करेंगे, ये परसेप्ट करेंगे, यानी उसको सेंस कर सकेंगे, उसको पहचान सकेंगे। प्रॉपर ग्रीन प्रॉपर रेड नहीं, बल्कि किस तरह से आल्टर्ड परसेप्शन। आल्टर्ड परसेप्शन क्या होगा, रिलेटिव शेड्स की सूरत में उसको रेड और ग्रीन को वो डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे। तो लिहाजा ये क्या होगा, ये डिफेक्टिव ऑप्सिस की वजह से होता है, पार्शियली फंक्शनिंग ऑप्सिस की वजह से होता है। तो बहरहाल ये इसकी क्या होगी, आपके सामने टाइप्स आ गई कलर ब्लाइंडनेस की। अब इसके बाद दूसरी कैटेगरी की तरफ आइए, किसकी डायक्रोमेसी कंप्लीट हो गई ना। अब इसके बाद हमने किसकी बात करनी है, मोनोक्रोमेसी की बात करनी है। मोनोक्रोमेसी। अब मोनोक्रोमेसी बेसिकली क्या है, इसके बारे में बताएंगे कि कैन परसीव ओनली वन कलर, ओनली वन कलर, मोनोक्रोमेट भी कहेंगे इसको पर्सन को। तो ये बेसिकली इसको आप ट्रू कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कह सकते हैं। और खास तौर पे इसमें जो ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी है, ये क्या है, ये बेसिकली एक्स लिंक्ड ब्लू कोन मोनोक्रोमेसी जो ये क्या है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, जिसमें रेड और ग्रीन कोन सेल्स जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। रेड एंड ग्रीन कोन सेल्स इसमें क्या होंगे, एब्सेंट होते हैं, ठीक है जी। तो ब्लू तो होते हैं, लेकिन रेड और ग्रीन इसमें होते ही नहीं है, एब्सेंट होते हैं। इसी वजह से इसको आप क्या कहते हो, इसी वजह से आप इसको कहते हो रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। इसको रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस इसी वजह से कहा जाता है, ओके। तो अब आप देखें कि ये जो इसका इनहेरिटेंस है रेड और ग्रीन का, ये इसके बारे में बताओगे कि बहुत ही कॉमन हेरिडिटी डिसऑर्डर है, ठीक है। जिस तरह से एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट आपने पहले हीमोफीलिया का पढ़ा, बिल्कुल 100% सेम इसका पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस जैसे हीमोफीलिया का आपने डिस्कस किया है, 100% सेम, जस्ट लाइक हीमोफीलिया ए एंड बी का जो आपने स्टडी किया, जस्ट लाइक दैट उसका पैटर्न इनहेरिटेंस। ये क्या एक्स-लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट है, उसी तरह से नॉर्मल जीन इसके मुकाबले में क्या होता है, डोमिनेंट होता है। डिफेक्टिव जीन म्यूटेटेड जीन के मुकाबले में नॉर्मल जीन क्या होता है, इसका डोमिनेट होता है। तो इसमें पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने बताया था कि जिगजैग फैशन में होता है, बिल्कुल जैसे हीमोफीलिया का है। फर्क सिर्फ अब अपनी क्या करना होगा कि ये बताना होगा कि मैटरनल ग्रैंडफादर से कैरियर डॉटर टू किस में जाएगा, ये इसके ग्रैंडसन में जाएगा। उसका वही तरीका होता है, बस आपने क्या करना होगा, लेटर चेंज, सिंबल चेंज कर देने होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ यहाँ पे नॉर्मल मैन, आप देखिए नॉर्मल में क्या है कि इसमें क्या क्रोमोसोम कौन से एक्स एंड वाई है, तो नॉर्मल के लिए कैपिटल सी हम लिखेंगे, नॉर्मल जीन डोमिनेंट है, ये इसमें होता है। इसी तरह से कलर ब्लाइंड मैन, इसके बारे में देखिए कि ये क्या होगा, एक रिसेसिव इसमें जी एलील काफी होता है, किसके लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए। इसी तरह से नॉर्मल वुमेन का क्या होगा, ये दोनों एक्स क्रोमोसोम है, दोनों में कैपिटल सी यानी होमोजाइगस डोमिनेंट होगा। इसी तरह से नॉर्मल बट
कैरियर वुमेन, इसका क्या होगा, नॉर्मल इसलिए कि डोमिनेंट एलील है, और कैरियर इसलिए कि इसमें रिसेसिव एलील भी मौजूद है। इसी तरह से कलर ब्लाइंड, कलर ब्लाइंड वुमेन जो है उसका क्या होगा, इसमें एक्स वासी, एक्स वासी यानी होमोजाइगस रिसेसिव होना इसमें जरूरी होता है। तो ये आपको क्लियर हो कि बाकी जो पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में जो हमने अभी हीमोफीलिया की बात की थी, बिल्कुल उसी तरह से इसमें भी पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस 100% मैटरनल ग्रैंड नॉर्मल मैन, जैसे हमने लिखा था ना, उसमें बताया था कि अ नॉर्मल मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज हीमोफिलिक कहा था। अब यहाँ कहोगे अ नॉर्मल मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमन हुज फादर वाज हीमोफिलिक, whose father was colorblind. What will be the chances of the hemophilia in their children? उस तरह से। बाकी zigzag फैशन में आपको दोबारा बता देता हूँ, zigzag फैशन क्या होता है, इस तरह से होता है। देखिए यहाँ हमने शो किया है ये फीमेल का, और ये हमने शो किया है मेल। ओके, मैटरनल ग्रैंडफादर ये क्या है, कलर ब्लाइंड है। यहाँ पे क्या है, ये दोनों, ये क्या है, नॉर्मल वुमेन है। तो लिहाजा पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस में अगर आप जाएंगे तो इसमें आप देखिए कॉमन गैमीट क्या बनेगा, ये आपके पास कॉमन गैमीट बनेगा ओनली वन टाइप, तो लिहाजा दोनों लिखने की जरूरत ही नहीं होती। यहाँ तो ज़रा एक्स एंड वाई क्रोमोसोम में, लिहाजा दोनों लिखोगे, ये आ जाएंगे आपके पास टाइप्स ऑफ गैमीट। इसको आप इसके साथ फर्टिलाइज करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, ये देखिए कैपिटल सी और ये स्मॉल सी, तो ये क्या होगा, डॉटर होगी, बट लेकिन क्या होगी, नॉर्मल बट कैरियर, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। और फिर यहाँ पे आएंगे तो ये क्या होगा आपके सामने, कैपिटल सी और वाई, ये क्या हो गया आपके पास, नॉर्मल मेल। ओके, तो अब ये क्या हो गया आपके सामने, इसको हम क्या कहेंगे, कैरियर डॉटर। ये आपके पास क्या आ गई, कैरियर डॉटर, ये आपके पास कैरियर डॉटर। अब कैरियर डॉटर मैरिज टू अ नॉर्मल मैन, ये किससे किस मैरिज करती है, कैरियर कैरियर वुमेन टू अ नॉर्मल मैन, नॉर्मल मैन। कैरियर वुमेन आपके पास क्या है, कैपिटल सी एक्स स्मॉल सी, यहाँ पे क्या आपके पास एक्स वाई, सॉरी इसमें क्या होगा, ये कैपिटल सी और ये वाई। अब देखिए इसमें वही चीज, गेमीट्स, टू टाइप्स ऑफ गेमीट्स विल बी फॉर्म, एक्स कैपिटल सी और यहाँ पे क्या आएगा, एक्स स्मॉल सी। यहाँ पे आप गेमीट बनाएंगे एक्स कैपिटल सी और ये वाई। अब आप इसको क्रॉस करेंगे तो कैसे होगा, देखिए इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स कैपिटल सी यानी नॉर्मल फीमेल। ये इसको इससे क्रॉस करोगे तो क्या बनेगा, दैट इज एक्स कैपिटल सी और ये वाई, ये आपके पास नॉर्मल मेल। इसको इससे क्रॉस करोगे, एक्स कैपिटल सी, एक्स सॉरी कैपिटल सी और एक्स स्मॉल सी, तो इसको हम क्या कहेंगे, नॉर्मल बट कैरियर फीमेल। और फिर इसको इससे क्रॉस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, एक्स स्मॉल सी वाई, यानी ये आपके पास कलर ब्लाइंड मेल आ जाएगा। सेम वही सिचुएशन जो भी आपने हीमोफीलिया में डिस्कस की थी, कोई बिल्कुल भी फर्क नहीं। तो स्टूडेंट ये जो यहाँ तक जो हमने डिस्कस किया अभी तक, ये बेसिकली क्या है कि जो यूएचएस सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक्स थे वो हमने डिस्कस किए, जिसमें एक टॉपिक बीच में रहता है, वो फिर मैं नेक्स्ट इसमें आपको थोड़ा सा डिटेल से करवा दूंगा। एक क्या वो है, वो टॉपिक है म्यूटेशन का। बाकी ऑलमोस्ट अब तकरीबन जो जेनेटिक्स के जो टॉपिक्स थे वो हमने कवर कर लिए। तो साथ ही फिर आगे हम चलेंगे तो उसमें आपको बायोटेक्नोलॉजी की जो टॉपिक्स है वो पहले हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही फिर एवोल्यूशन। तो फिर उसके बाद हमने देखना है कि जो हमारा इसमें जो एनिमेलिया प्लांटी और प्रोटिस्टा के हवाले से आपको गाइडलाइन देनी है कि किस तरह से इसकी प्रिपरेशन हो सकती है, तो किस हद तक आपने प्रिपेयर करना है, वो भी मैं आपको साथ साथ उसको मुतालिक भी गाइड करूंगा। लेकिन हमारा मेन फोकस अभी क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी एंड एवोल्यूशन। उसके बाद म्यूटेशन करवाने के बाद आपको बायोटेक्नोलॉजी एंड एवोल्यूशन सारा क्लियर होगा, तो ऑलमोस्ट आपका सिलेबस जो होगा तकरीबन कंप्लीट हो जाएगा। रीजन ये है कि लास्ट ईयर भी आप पेपर उठाएंगे
आप देखेंगे एनिमेनिया प्लांटी वगैरह में से उन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, प्रोटिस्टा में से भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया। रीजन ये कि उन्होंने नाम तो दे दिए उसमें यूएचएस सिलेबस में कि एनिमेनिया प्लांटी, लेकिन उसका कोर्स आउटलाइन नहीं दिया। जिस तरह बाकी जितने भी चैप्टर्स उनकी कोर्स आउटलाइन है, इन तीनों चैप्टर्स के कोई कोर्स आउटलाइन नहीं दिए गए। लिहाजा उसको हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है वो मैं आपको सारा आइडिया दूंगा, उसमें क्लियर करूंगा आपको कि कैसे हमने उसको लेके चलना है। उसकी कुछ असाइनमेंट होंगी, वो असाइनमेंट्स आपसे सॉल्व करवाएंगे, और अभी इसके भी आपके असाइनमेंट रहती है, तो इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ कल से आपको ना ये पिछली जो 2 असाइनमेंट रहती है वो भी और करंट भी, ये भी आपको साथ अपलोड करूंगा, ताकि आप उन असाइनमेंट्स को अटेम्प्ट करें और उसको फिर हम साथ साथ डिस्कस भी करें, ताकि चीजें आपको मजीद क्लियर होती चलेंगी। यहाँ तक अगर कोई बात किसी ने पूछनी है तो काइंडली शेयर कर सकते हैं। सर प्रीवियस लेक्चर्स अभी तक अपलोड नहीं हुए यूट्यूब पे? कर दिया बेटा, कल वो कर रहे थे, बैठे हुए थे, उसकी जो एडिटिंग वगैरह थोड़ा सा था, बीच में इंटरप्शन होती है कि उधर कॉलेज में, तो वो सारा एडिटिंग कर ली थी उन्होंने भी कल अपलोड, कल रात को नहीं हुआ तो अभी हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने उनको सख्ती से कहा है क्योंकि वो सारे रिकॉर्डेड है, बस सिर्फ उसका थोड़ा सा एडिटिंग करनी होती है, बीच में इंटरप्शन होती है ना, थोड़ी सी उसको निकालना होता है। तो वो कल कर लिया था उन्होंने, आईटी वालों ने। इंशाल्लाह रात को अगर नहीं हुआ तो फिर आज लाजमी, हर सूरत में जितने भी पिछले लेक्चर जो आपके रिकॉर्डेड है वो सब आपको लाजमी आज हर सूरत में मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये भी, इसका भी कोशिश करूंगा ये भी आज ही हो जाए।